बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम टू मॉर्निंग एट होम। व्यूअर्स, आई होप कि आपकी आज की सुबह खुशगवार गुजर रही होगी, कुछ रिलैक्स करने का मौका मिला होगा, कुछ थोड़ा सा आपने चिल किया होगा और सुबह सुबह आप फ्रेश और तरोताज़ा जागे होंगे। लेकिन ये बात कहते हुए मुझे इसलिए थोड़ा ऑड लग रहा है क्योंकि आजकल कोई भी फ्रेश और तरोताज़ा नहीं जाग रहा, स्पेशली पंजाब साइड पे जहाँ पे इतनी ज़्यादा स्मॉग और धुंध और ब्रीदिंग से रिलेटेड मसाइल चल रहे हैं। आजकल बहुत ज़्यादा सीजनल चेंजेस आए हैं। वैसे तो सीजनल चेंजेस एक नॉर्मल चीज़ है, हर बार जब सर्दियाँ आती हैं तो कुछ चेंजेस आते हैं सीज़न में, मतलब हमारी सेहत में भी, हमारी अपीयरेंस में भी, सब चीज़ों में। लेकिन पता नहीं क्यों इस बार की विंटर में इतने अजीबो गरीब किस्म के मामलात हो रहे हैं। बच्चों को खांसी लग रही है, बल्कि बच्चे हों, बड़े हों, बुजुर्ग को खांसी लग रही है तो 2-2, ढाई-ढाई महीने वो खांसी चलती चली जा रही है और वो ख़त्म ही नहीं हो रही। अब इस किस्म के मामलात और मसाइल जो हैं वो ऑब्वियसली इंसान को परेशान भी करते हैं, इंसान को डिस्टर्ब भी करते हैं। एंड द इशू इज़ दैट बंदा करे तो क्या करे, कितनी एंटीबायोटिक खा दें, कितनी आप एंटीवायरल खा लें, कितनी आप वो जो कहते हैं कि एंटी हिस्टामीन्स ले लें, एंटी एलर्जीज़ ले लें, पेन किलर कितनी ले लें। भाई इन सब चीज़ों का असर हमारे जिगर पे और हमारे गुर्दों पे भी होता है। सो 2-2, 3-3 महीने मेडिसिन पे रहना। मेरी एक दोस्त है, उसके बच्चे को 3 दफ़ा 1.5 महीने में एंटीबायोटिक दी गई है। एक दफ़ा दी शुरुआत में, फिर बीच में दी, अब फिर वो बच्चा एंटीबायोटिक पे है। तो फिर मैंने उससे जब डिस्कशन हुई मेरी ओवर द वीकेंड, तो मैंने कहा कि ज़रूर इस टॉपिक पे हम मॉर्निंग एट होम पे बात करेंगे, क्योंकि मॉर्निंग एट होम का ऑब्जेक्टिव ही है कि उन चीज़ों पे बात करें और उन चीज़ों को डिस्कस करें जो करंट प्रॉब्लम्स एंड इश्यूज़ चल रहे हैं। व्यूअर्स, कुछ तो फिजिकल इश्यूज चल रहे हैं ना इस सीज़न में, कि मतलब बाल ज़्यादा गिर रहे हैं, स्किन में ड्राइनेस है, दूसरे मसाइल चल रहे हैं। लेकिन ये जो सांस के और जो ईयर, नोज़ एंड थ्रोट के मसाइल, ENT के मसाइल चल रहे हैं, ये बहुत ज़्यादा अपसेटिंग है। नेबुलाइज़र हर घर में, मतलब नेबुलाइज़र्स तो मतलब ऐसे बिक रहे हैं कि जैसे चने बिक रहे होते हैं। इट इज़ शॉकिंग। नेबुलाइज़र, स्टीमर, ह्यूमिडिफायर, एयर प्योरीफायर, भाई कितनी चीज़ें खरीदें और कैसे अफोर्ड करें ये सारी चीज़ें। पूरे घर में कौन इंसान अफोर्ड करता है कि एयर प्योरीफायर लगाए? पूरे घर में कौन अफोर्ड करता है कि इंसान ह्यूमिडिफायर लगाए? और चले एक हमारा जो सेंट्रल एरिया है वहाँ पे अगर इंसान ये सारी चीज़ें लगा भी दे तो एयर प्योरीफायर अलहदा काम करता है, वो हवा को प्योर करता है। आप ह्यूमिडिफायर लगा देते हैं जिससे हवा में भाप वगैरह स्टीम बनती है, वो उसको डिस्टर्ब करता है, तो आप दोनों को एक टाइम पे नहीं चला सकते। फिर नेबुलाइज़र एक मशीन खुद इतनी महंगी, फिर उसके अंदर जो दवाइयाँ बार बार डाल डाल के बच्चों को देनी है। बहुत से बच्चे जो हैं वो इनहेलर्स पे आ गए हैं, उनको एलर्जिक एस्थमा हो गया है। ये क्या मामला है, ये क्या प्रॉब्लम है, क्यों तबीयत ख़राब हो रही है और ठीक ही नहीं हो रही? इतना तो बुरा हाल एक तरह से कोविड में भी नहीं हुआ, क्योंकि कोविड में इंसान का 10 दिन 2 हफ्ते आपके टफ गुजरते थे, उसके बाद आप रिकवरी की तरफ जाते थे। यहाँ खांसियाँ ही नहीं ख़त्म हो रही। मैं अपना अगर आपको बताऊँ तो व्यूअर्स, 1.5 महीना मुझे खांसी रही, 1.5 महीना। और मैंने ज़बरदस्ती डॉक्टर को कहा कि प्लीज़ मुझे कोई स्ट्रॉन्ग मेडिकेशन दे दें, कुछ दे दें कि मेरा थोड़ा सा जो सांस का इशू है वो बेहतर हो जाए। खैर इनहेलर तो मैंने फिर से अपना रीस्टार्ट कर लिया क्योंकि आई एम प्रोन टू एलर्जिक एस्थमा। उसके साथ साथ फिर व्यूअर्स बाकायदा 3 दिन स्टेरॉइड्स का इस्तेमाल करना पड़ा कि मेरे लंग्स खुल जाएं। सांस इतना, वो कहता साह इतना दब रहा था। लेकिन व्यूअर्स, सेल्फ प्रिस्क्रिप्शन पे तो हम जा नहीं सकते, डॉक्टर ही कोई चीज़ हमें देगा तो हम कर पाएंगे। लेकिन डॉक्टर्स बेचारे भी इतने ओवरबर्डन्ड हैं आजकल कि समझ नहीं आती। अच्छा, इनके अंदर, इन सब मामलात के अंदर देसी टोटकों का भी काफ़ी, या देसी टिप्स और ट्रिक्स होती हैं, उनका भी बहुत अमल दखल आता है। अब हर चीज़ अगर हम एलोपैथिक मेडिसिन से लेंगे तो फिर हम अपनी सेहत को प्रॉपर तरीके से कैसे मैनेज कर पाएंगे? बेहतरीन सोल्यूशन तो ये है कि आप घर पे अपने जो होम्योपैथिक और जो मतलब देसी टोटके हैं वो आप ज़रूर ट्राई करें। लेकिन जब भी कोई चीज़ ट्राई करने लगें अपने डॉक्टर से ज़रूर रुजू करें। मैं आपको एक एग्जांपल देती हूँ। हमारे जानने वालों में एक खातून है, वो बच्चों को बार बार ना स्टीम दे रही थी, बार बार उनको भाप दे रही थी। अच्छा, डॉक्टर से डिस्कस नहीं किया, डॉक्टर ने पूरा नुस्खा वगैरह दिया और बताया भी आपने बच्चे को नेबुलाइज भी करना है। लेकिन क्योंकि बच्चे के अंदर चेस्ट में बहुत ज़्यादा खड़खड़ का इशू था, तो डॉक्टर ने नहीं उसको कहा था कि आप स्टीम दे, वो बिला वजह उसको स्टीम दे के और मामला ख़राब कर रही थी। सो जो भी चीज़ करनी है एक दफ़ा अपने डॉक्टर से रुजू करके उस चीज़ को आगे लेके जाएं। और आज हम अपने शो में आपके साथ शेयर करेंगे बहुत सी टिप्स एंड ट्रिक्स जो आजकल के जो सीजनल मसाइल हैं उनसे रिलेटेड हैं। तो ये भी आज हमारे शो में होगा। लेकिन अब आगे बढ़ते हैं।
सो व्यूअर्स, आई वांट टू नाउ टॉक अबाउट आप हमसे रब्ता कैसे कर सकते हैं। 042992000648 पे कॉल करें, हमारे शो का हिस्सा बने। और बल्कि आज तो क्योंकि स्पेशली अभी ब्रेक के बाद हमारी मुलाकात होगी डॉक्टर इरफान मलिक से, पल्मोनोलॉजिस्ट हैं, ये जो सारे मसाइल चल रहे हैं उनके एक्सपर्ट हैं, तो उनसे हम गाइडेंस लेंगे। अगर आप भी हमारे शो में कॉल करके सवाल पूछना चाहते हैं, कोई गाइडेंस लेना चाहते हैं, तो प्लीज़ डू सो। ये एक बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है। एंड मॉर्निंग एट होम हमारा फेसबुक का पेज है, एज आई शेयर्ड अर्लियर। आ गई हूँ मैं शेफ़ कोमल मलिक की तरफ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। अच्छा, आपकी तबीयत अल्लाह का शुक्र है ठीक लग रही है, वरना पिछले दिनों आपको भी खांसी जुकाम हुआ था जी। और आप जैसे बात कर रही थी एंटीबायोटिक से, मुझे भी 18 डेज डॉक्टर ने एंटीबायोटिक लिख के दी थी। 18 दिन? 18 दिन। तो 18 दिन तो एंड में तो एंटीबायोटिक ने कख नहीं आपका करना, अनलेस आप किसी मेजर सर्जरी से गुजरे हैं। उसके बाद भी एक लिमिटेड टाइम के लिए एंटीबायोटिक दिया जाता है। यही तो बात है ना। एक तो व्यूअर्स, ये भी बड़ी प्रॉब्लम है, जो नीम हकीम वाली प्रॉब्लम है ना, तो उसका भी हमें ख्याल करना है। और देखें, जिसको नॉलेज है वो तो चलो कहेगा कि जी आप 18 दिन के लिए मुझे एंटीबायोटिक क्यों दे रहे हैं, यू नो। बट अगर इंसान के पास मेडिकल नॉलेज नहीं है या इतनी आपकी नो हाउ नहीं है, तो फिर तो आप मारे जाएंगे। और उसके बाद जो वीकनेस, क्योंकि एंटीबायोटिक एग्जैक्टली, बिकॉज यू कांट टेक देम फॉर सो लॉन्ग, उनका तो कोई फायदा। खैर, मैं क्या बोल रही हूँ, हमारे डॉक्टर साहब ज्वाइन करेंगे ब्रेक के बाद, उनसे सबसे पहला सवाल यही पूछूंगी कि इन बीमारियों में 18-18 दिन 20-20 दिन एंटीबायोटिक्स का कोई फायदा है भी या नुकसान। आज आप बना क्या रहे हैं? आज हम बना रहे हैं रशियन सैलेड बना रहे हैं, और साथ हम टिक्का अंगारा स्पैगेटीज बना रहे हैं। वाओ, हर बार कुछ नया और यूनिक तैयार करती हैं आप। सो आज की रेसिपीज, अंगारा टिक्का स्पैगेटीज़ के लिए चाहिए, मैरिनेशन के लिए चाहिए मुर्गी का गोश्त आधा किलो, अदरक लहसुन का पेस्ट 2 खाने के चम्मच, सुर्ख मिर्च 1.5 खाने का चम्मच, सिरका 5 से 6 खाने के चम्मच, तेल 4 से 5 खाने के चम्मच, नमक हस्बे जायका, गरम मसाला 1 चाय का चम्मच, फूड कलर चंद कतरे, कोयला धुएँ के लिए स्पैगेटीज़ 1 पैकेट, सॉस के लिए मायोनीज़ 1 कप, चिली गार्लिक सॉस 5 से 6 खाने के चम्मच, चीनी 1 खाने का चम्मच, नमक हस्बे जायका, सिरका 2 से 3 खाने के चम्मच। इसमें है कि सबसे पहले हम स्पैगेटीज़ को बॉईल कर लेंगे, उसमें पानी और थोड़ा सा ऑयल, स्पैगेटी मैकरोनी जो भी कुछ भी, हाँ जी। और आप इसमें क्योंकि वो चिपके ना, तो सिर्फ इसलिए थोड़ा सा सिर्फ चंद कतरे ऑयल और नमक डाल के इसको बॉईल कर लेंगे। मैरिनेशन के लिए चिकन में गरम मसाला, सुर्ख मिर्च, नमक, काली मिर्च, फूड कलर, जिस तरह हम टिक्के की मैरिनेशन करते हैं सेम एज इट इज़ टिक्के की मैरिनेशन, सिरका वगैरह डाल के मैरिनेशन कर ले। और जब इसको सिर्फ 2 से 3 चम्मच आप जैतून का तेल ले सकते हैं या कोई भी ऑयल ले सकते हैं, और उसमें फ्राई कर लें, और इस पर थोड़ा सा धुएं का मतलब के लगा लें। और अगर आपके पास अंगीठी का सिलसिला है तो बेस्ट है कि आप उसको उसी के ऊपर बना लें। बिल्कुल, नहीं तो आप धुआं थोड़ा सा दे दें और कोयलों का, और डेट्स इट। और इसके बाद इसके लिए सॉस के लिए आपको चाहिए मायोनीज़ और क्या कहते हैं चिली गार्लिक सॉस, थोड़ी सी चीनी और नमक, सिरका डाल के एक बाउल में उसको मिक्स कर लें, और सॉस तैयार है। सबसे पहले नीचे स्पैगेटीज़ की लेयर लगाएंगे, उसके ऊपर आपने चिकन टिक्का की, और उससे ऊपर आप क्या कहते हैं सॉस की। और इसके अलावा अगर आप इसमें वेजिटेबल्स डालना चाहें तो इट्स ऑप्शनल। अमेजिंग। एंड कैन वी टॉक अबाउट रशियन सैलेड? रशियन सैलेड हर किसी का फेवरेट होता है शादियों पे जब सैलेड्स लगते हैं। वैसे एक बार बता दूं, असल सैलेड नहीं है क्योंकि इसमें बहुत सी हैवी चीज़ें डलती हैं, लेकिन ट्रीट के तौर पे ये एक बड़े मज़े की चीज़ होती है। और शादियों पे तो लोग जाते हैं तो सबसे पहले रशियन सैलेड के ऊपर ही टूटते हैं। सही है। रशियन सैलेड के लिए चाहिए मुर्गी का गोश्त आधा किलो, मैक्रोनी 1.5 पैकेट, मटर 1 कप, ताज़ा क्रीम 1 पैकेट, गाजर 3 अदद, आलू 3 अदद, सेब 3 से 4 अदद, कशमिश 1 कप, नमक हस्बे जायका, अनानास 1 टिन, मायोनीज़ 5 से 6 खाने के चम्मच, सफ़ेद मिर्च 1.5 खाने का चम्मच, चीनी 1 खाने का चम्मच। इसमें चिकन को बॉईल कर लेंगे हम, और इसमें मटर, आलू, गाजर, ये सब जो सी चीज़ें इनको बॉईल कर लेंगे, और इसमें सिर्फ आपने क्रीम और मायोनीज़ डालनी है, और इसमें सब कुछ ऐड करके किशमिश, अगर आप चाहें तो ड्राई फ्रूट्स भी ऐड कर सकते हैं, और लोबिया या सब्ज़ी भी लाएं, लेकिन नहीं पसंद करते, ज़रा फ्रूटी ज़्यादा अच्छी लगती है। और इसमें अनानास डालें, और इसमें सफ़ेद मिर्च, अगर सफ़ेद मिर्च नहीं है तो फिर आप काली मिर्च भी यूज़ कर सकते हैं, और नमक डाल के सर्व कर लें। डेट्स इट, मिक्स करके। साउंड्स अमेजिंग। you've got a lot to do, बहुत सी बॉइलिंग और प्रेपिंग और कटिंग, तो आप उसकी तरफ बढ़े। और हम ब्रेक की तरफ बढ़ने से पहले आपको रिमाइंडर देंगे कि आज का प्रोग्राम स्पेशली उन लोगों के लिए है जो बार बार कंप्लेन कर रहे हैं कि हमें ब्रीदिंग इश्यूज़ हो रहे हैं, हमें खांसी बहुत आ रही है, बच्चों की नाक बह रही है पिछले 2-2, 2.5 महीने से। तो सीजनल चेंजेस, खांसी, ज़ुकाम, स्मॉग और उसके असरात हमारी सेहत पे, स्मॉग के असरात प्रेग्नेंट ख़वातीन पे, क्योंकि ये जो इतनी हॉरिबल जो हम ब्रीद इन कर रहे हैं एयर, ये फिर जो ख़वातीन प्रेग्नेंट है वो फिर उनके पेट में जो बच्चा है उसको भी अफेक्ट करती हैं। एंड देन किस तरह हम अपने आप को महफूज रखें, हमें गाइड करेंगे ब्रेक के बाद डॉक्टर इरफान मलिक।
वेलकम बैक फ्रॉम द ब्रेक व्यूअर्स। डॉक्टर मोहम्मद इरफान मलिक हमारे साथ हैं। आप एसोसिएट प्रोफेसर पल्मोनोलॉजी हैं, डायरेक्टर स्लीप रिसर्च लैब, फोकल पर्सन रहे हैं आप कोविड-19 में। इसलिए इनके साथ ही जो मैंने कंपैरिजन ड्रॉ करना है कि भाई इतना तो कोविड, जिन लोगों को बुरा वाला कोविड नहीं हुआ, जिनको हुआ और वो निकल गए उसमें से, उनका इतना बुरा हाल नहीं हुआ था जो आजकल 2-2 ढाई-ढाई महीने से लोग खांस रहे हैं और हालतें ख़राब है और नाकें बह रही हैं। पोस्ट ग्रेजुएट मेडिकल इंस्टीट्यूट, लाहौर जनरल हॉस्पिटल एंड मेंबर अस्मा गाइडलाइन पाकिस्तान चेस्ट सोसाइटी। अस्सलाम वालेकुम डॉक। वालेकुम अस्सलाम। क्या हाल है? अल्हम्दुलिल्लाह, आपसे? बिल्कुल ठीक हूँ डॉक्टर साहब, बट बहुत ज़्यादा परेशान हूँ। बल्कि क्योंकि डॉक्टर साहब हमारे फैमिली डॉक्टर भी हैं, तो आपको तो पता ही डॉक्टर साहब, कुछ हफ्ता 10 दिन पहले जब मैंने आपको बाकायदा रोते हुए फ़ोन किया कि डॉक्टर साहब मुझे समझ नहीं आ रही, मेरी 2 साल की बच्ची भी खांसी जा रही है और उसकी खांसी में खड़खड़ की आवाज़, क्योंकि बचपन से हमने सुना है कि खड़खड़ की आवाज़ का मतलब है निमोनिया। अच्छा, फिर हसन का भी वही हाल, 6 साल के बच्चे का। हमज़ा 16 साल का, उसका भी वही हाल। घर में सारे लोग जो काम करते हैं उनका भी यही हाल, हम लोग भी। मैं अब जाके सेट हुई हूँ डॉक्टर साहब, जब आपने मुझे कहा था 3 दिन लगातार नेबुलाइज करने का, तो तब जाके मैं कराची में जब थी तो मेरी हालत कुछ ठीक हुई थी, वरना तो आपको मैंने कहा था मैं क्या करूँ, तो आपने कहा इमरजेंसी में चली जाओ। ये क्या हो रहा है? अब हम सांस भी नहीं ले सकते इस दुनिया में। जी बिस्मिल्लाह, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है और आजकल सोशल मीडिया, हर मीडिया पे ये बार बार हमसे स्पेशली पल्मोनोलॉजी से पूछा जाता है कि व्हाट इज़ गोइंग ऑन। तो इसका सबसे इम्पॉर्टेंट कल्प्रिट जो मैं समझता हूँ वो स्मोक है, विदाउट एनी सेकंड थाट। अगर हम इसको पिछले 10 साल में फॉलो करें तो इसकी जो डेंसिटी है, इसमें जो इंग्रेडिएंट हैं, इसमें जो एयर क्वालिटी इंडेक्स है, वो विद द पैसेज ऑफ टाइम इंक्रीजिंग टेंडेंसी में। अगर पिछले साल हम देखें तो हमारा एयर क्वालिटी इंडेक्स शायद 300 को एवरेज टच करता था, तो इस साल वो, मैं लाहौर की स्पेसिफिक बात कर रहा हूँ, तो 400 को टच करता है। कराची के बारे में भी तो आ रहा है कि वो सेकंड तो वो भी स्मॉग से अफेक्टेड हैं। बिल्कुल है। तो पहले तो कराची वालों के बारे में कहते थे कि कराची में तो स्मॉग है ही नहीं जी, वो हमारा ये ख्याल है जो हम पहले समझते रहे हैं कि जो हवा चलती है वो कॉन्स्टेंटली इसको रिप्लेस करती है, लेकिन जब आपकी प्रोडक्शन ऐसे फ्यूम्स की इतनी ज़्यादा, पॉपुलेशन आपका जो बम बेग चल रहा है, कितनी पॉपुलेशन होगी आपकी कराची लाहौर की? ये 2 पॉपुलेशन आपके 20-30% तो पाकिस्तान की पॉपुलेशन की, अरब तो नहीं, खैर करोड़ में ही होंगे, लेकिन मेरा दिमाग तो अरबों में पहुंच जाता है। तो उसमें ये है कि ये कंटिन्यूसली जो आपकी कंबशन हो रही है, ये गाड़ी का डीजल फ्यूम्स हो गया और फैक्ट्रीज हो गई, फैक्ट्रीज और अर्बनाइजेशन है, ये बहुत बड़ा एक रोल प्ले कर रहा है। और बाय द वे ग्लोबल लेवल पे जो पोल्यूशन हो रही है, ये जो पिछले ये जो फ्लड्स हुए हैं, ये फ्लड्स जो हैं ये हमारी गलती नहीं है, नॉट एट ऑल। ये एक्चुअली इंटरनेशनल लेवल पे जो अर्थ, जो पूरी दुनिया के अंदर चेंजेस आ रहे हैं एनवायरनमेंट के, उसकी वजह से। इसीलिए तो सबने इतना बढ़ के हमें डोनेशंस दिए हैं, बिल्कुल ठीक है, शर्मिंदगी के मारे। बिल्कुल ठीक है, लेकिन वो हम रिस्पॉन्सिबल नहीं, इसमें हम हैं। अच्छा, स्मॉग एयर क्वालिटी इंडेक्स जो है उसमें पाकिस्तान जो है वो 3rd नंबर पे है। देखिए उसकी वजह, अच्छा, बड़ी देर से अक्रॉस द बॉर्डर को ब्लेम किया जा रहा है। हाँ जी, देखिए वो एक पार्ट था जो अब हम समझ रहे थे कि जी ये जो क्रॉप बर्निंग है, जो फसलों को जलाते हैं, उस वजह से जो है वो एयर हमारे पास आती है, लेकिन ऐसा नहीं है, हर वक्त ऐसा नहीं होता। अगर वैसे आप बाय द वे अगर मोटरवे पे अभी सफ़र करें तो वो क्रॉप बर्निंग तो आप देख रहे हैं हमारे यहाँ भी हो रही है। जो इम्पॉर्टेंट रोल है ना, जिसको समझने की ज़रूरत है, लाहौर की मैं बात करता हूँ स्पेसिफिकली, लाहौर में 60 लाख रजिस्टर्ड बाइक्स हैं, 60 लाख रजिस्टर्ड बाइक्स हैं, जिनमें यूरो 2 जो है वो इंजन डला हुआ है, जिसमें से जो कार्बन मोनोऑक्साइड एमिशन है वो शायद सबसे ज़्यादा है हमारे अब तक के इंजन में। इसके अलावा आपकी डीजल बसेस चल रही हैं और जो पुरानी गाड़ियाँ, हाँ जी, किसी वजह से बाहर के मुल्क में आई थिंक 10 साल पुरानी गाड़ी लेते ना, आप बेच भी नहीं सकते, आप ले भी नहीं सकते। आपने उसको अगर एज अ वो जो कहते हैं ना कि डेकोरेशन के पीस के तौर पे या एंटीक के तौर पे रखना है तो आप रख सकते हैं, आप चला नहीं सकते उसको रोड पे, परमिशन ही नहीं है आपका। फिर आपके सारे लाहौर को सराउंड किया हुआ आपके फैक्ट्री एरियाज़ में, जहाँ पे भट्टियाँ चल रही हैं जिसमें कोई जिगजैग टेक्नोलॉजी नहीं है, जहाँ पे फैक्ट्री कॉन्स्टेंटली 24/7 चल रही हैं, तो कहाँ पे आप उसको प्रोटेक्टिव मैकेनिज्म क्या कर रहे हैं आप? मुझे तो समझ कोई नहीं लग रही कि आप लोग ने क्या प्रोटेक्शन की है। ना आपकी बाइक्स आपने इलेक्ट्रिक कन्वर्ट की, ना हाइब्रिड को आपने सब्सिडाइज़ किया, ना लोगों ने अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी समझी कि जी हम कोई प्लांटेशन कर लें, कोई 2-4 प्लांट से हमें तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, इतने कॉस्टली नहीं है, हम भी कुछ नहीं कर रहे। गवर्नमेंट भी कोई एक आध दफ़ा एक्टिवेट होती है, उसके बाद उसको भी बेचारों को और बड़े प्रॉब्लम है जो सॉल्व करने। इशू ये है कि ये जिस तरह आप लोगों ने कोविड में कंबाइन एफर्ट किया, हमने देखा जी मीडिया ने भी रोल प्ले किया, सोशल जो आपके एक्टिविस्ट थे उन्होंने भी रोल प्ले किया, हेल्थ कम्युनिटी ने भी किया, और लोगों में किसी हद तक अवेयरनेस आई है। तो यही जो वॉर फुटेज है ये आपको अब एक्टिवेट करनी पड़ेगी इस वक्त।
अच्छा डॉक, ये बताइए कि अगर हम बात करते हैं प्रिवेंशन की, सबसे पहले तो बताएं कि बच कैसे सकते हैं। ज़ुकाम, खांसी, नाक, एक तो ज़ुकाम होता है, एक होता है बस नाक बह रही है, बह रही है और बहती चली जा रही है, फिर एक वो खड़खड़ की आवाज़। इन सब चीज़ों से सबसे पहले बचने का तरीका बता दें, क्योंकि फिर मैंने रिक्वेस्ट कि हमारे व्यूअर्स की भी जो कॉल्स हैं और जो मैसेजेस हैं और साथ में जो सोशल मीडिया पे सवाल हैं वो सारे मैंने आपके साथ शेयर करने हैं अगले मरहले में। तो पहले प्रिवेंशन बता देखिए, दें। प्रिवेंशन सबसे इम्पोर्टेंट है फ्लू शॉट्स, फ्लू वैक्सीनेशन। फ्लू वैक्सीनेशन इज़ मैंडेटरी फॉर हाई रिस्क ग्रुप। हाई रिस्क ग्रुप हम किसे कहते हैं? नहीं, मैं डॉक्टर साहब यहाँ पे सॉरी मैं आपके साथ, क्योंकि मुझे भी लगा फ्लू शॉट, मेरे हस्बैंड को भी लगा, मेरे तीनों बच्चों को भी लगा है और घर के स्टाफ को भी मैंने लगवाया है, सबको लगवाया मैंने बिल्कुल इस बार। ठीक। तो फिर आपका ख्याल है आपको बिल्कुल फ्लू ना हो? फ्लू शॉट्स का कंसेप्ट समझ लें। नहीं, वो खांसी देखिए मेरी बात जुकाम सुन, तो मैं फिर अभी भी कंसेप्ट, डेढ़ महीना हो। लेट मी क्लियर द कंसेप्ट। जब भी हम वैक्सीनेशन करवाते हैं, देखिए कोविड हमने करवाया, हमें कोविड हुआ था, बट द सेवेरिटी ऑफ डिजीज जो है ना, शिद्दत जो है उसको कम होना चाहिए। और इनकी एफिकेसी है भी 50%। जो फ्लू वायरसेस है ना, ये थाउजेंड्स ऑफ वायरस हैं। जो आपके वैक्सीनेशन है वो अगेंस्ट 4 मेजर स्ट्रेन को कवर करती हैं, याद रख लें, ठीक है, जो ज़्यादा नोटोरियस हैं। तो वैक्सीनेशन इज़ मस्ट फॉर द हाई रिस्क ग्रुप। हाई रिस्क ग्रुप में याद रखें, आपके बच्चे आगे, बड़े आगे, प्रेग्नेंट फीमेल्स आगे, जिनको डायबिटीज़ है, जिनको सांस का मसला है, जिनको दिल का मसला है, ये हाई रिस्क ग्रुप है। इनको फ्लू शॉट्स एट द एंड ऑफ सितंबर, स्टार्ट ऑफ अक्टूबर मस्ट हैं, लगवा लेने चाहिए, बिकॉज इसको एफिकेसी अचीव करने में भी 3 वीक्स चाहिए, 3 हफ्ते का टाइम इसको चाहिए। अच्छा, दूसरी बात है कि आप फिर एक्सपोजर को अवॉइड करें, विच इज़ वेरी डिफिकल्ट फॉर अस, कि एक्सपोजर को कैसे अवॉइड करें। बच्चों ने भी स्कूल जाना है और वो आप क्या कर सकते हैं, तो मेरे ख्याल में मास्क, जैसे गवर्नमेंट ने अब मैंडेटरी शायद कहा है, अभी जो नोटिफिकेशन है, तो मास्क इज़ मैंडेटरी फॉर द मास्क इज मैंडेटरी। एक दिन ऑफ कुछ स्कूल Yes, off काफ़ी कर जगहों दिया, पे Friday एक से दिन onward ऑफ, off कर फ्राइडेज दिया, को ठीक ऑफ कर दिया है। बट वही वाली चीज़ है ना, हवा तो घर पे भी आपको सांस लेने है और स्कूल में। वो जब आया ना नोटिस, तो मैं देख के हंसना शुरू हो गई। हम लोगों ने तो खैर माओं ने मिल के थोड़ा थोड़ा पैसे जमा करके जो हमारे बच्चों के क्लासरूम्स हैं उनके अंदर हमने खुद पेरेंट्स ने मिलके ले लिए एयर प्योरीफायर। लेकिन बात यह है, बच्चे टिकते हैं कमरे के अंदर, एक बंद कमरे में। नहीं, लेकिन आपने पिछली दफ़ा एक बड़ी अच्छी बात बताई थी, आपने एयर प्योरीफायर की रिप्लेसमेंट बताई थी कुछ प्लांट्स, याद है ना आपको? बिल्कुल, बड़े लोगों ने इसको फॉलो किया और वो मेरे ख्याल में वो ज़्यादा अच्छी एक ड्राइव है। अगर हम स्टार्ट करें कि आपके घर में एलोवेरा, स्नेक प्लांट्स और रबर प्लांट्स, मनी प्लांट्स थे। डॉक्टर साहब कॉलर की तरफ बढ़ते हैं। हमारे साथ कॉलर हैं बुशरा। अस्सलाम वालेकुम बुशरा। वालेकुम सलाम, क्या हाल है आपकी? अल्लाह का शुक्र है। अच्छा बुशरा, आप कहाँ से कॉल कर रही हैं? मैं लाहौर से कर रही हूँ। यहाँ पे स्मोक बहुत ज़्यादा है आजकल, तो मैंने सवाल पूछना था डॉक्टर साहब से कि मेरा एक बेटा है जो 4 साल का है। पहले उसका गला खराब हुआ था और बहुत जुकाम, फिर वो ठीक हो गया था। जो मेरा 2.5 साल का बेटा है ना, वो बहुत बीमार है, उसे जुकाम, सारी सारी रात खांसता रहता है। वो उसे मेडिसिन दूँ, फिर थोड़ी सी रिलीफ होती है, फिर उसको दोबारा से तबीयत खराब हो जाती है। तो मैं क्या उसे एंटीबायोटिक शुरू करवाऊँ या फिर उसे नोबलाइज करके और घर में स्टीम वगैरह दे के ही रखूँ? अच्छा, अब आप कॉल पे साथ रहे। बुशरा एक सेकेंड, डॉक्टर साहब प्लीज़ थोड़ा सा गाइड कर दें, कोई सवाल पूछने हैं। और बेबी का वेट कितना है? बेबी स्मार्ट सा है, छोटा बेबी का वेट क्या है बुशरा? 10 किलो का होगा, 10-12 kg का। पैदाइश बेबी की नॉर्मल हुई थी? हाँ जी, नॉर्मल हुई थी। उस टाइम वो काफ़ी वीक था। काफ़ी वीक था, ठीक है। और अभी टेम्परेचर उसको है? अब 1-2 दिन से ना उसे 100 टेम्परेचर होता है, लेकिन मेडिसिन दूँ तो ठीक हो जाता है। ठीक है। और उनको, आपको उनकी चेस्ट में कोई साउंड आती है, जैसे कोई सिक्रीशंस हैं? अब कल रात से स्टार्ट हुई है, चेस्ट में साउंड नहीं आती, उसकी नोज से आवाज खड़खड़ वही वाली ना, जो नोज एंड। अच्छा, सांस हैवी ले रहा है बच्चा? जी, सांस होता है ना जब हम सांस, बच्चा, क्योंकि दिस इज साउंडिंग सो सिमिलर बुशरा टू मेरी बेटी नूर बानो भी 2 साल की हैं, सेम काइंड ऑफ सिचुएशन। उसका भी एग्जैक्ट यही मैंने आपको फ़ोन करके कहा था। ठीक। देखिए, एक तो पहली बात याद रखें, जो फ्लू है ना बच्चों का 2 साल से पहले, उसमें हम स्ट्रांगली डिस्करेज करते हैं एनी सॉर्ट ऑफ एंटीबायोटिक्स, ठीक है। हाँ, आपको अलाउ करते हैं मदर को वो टोटके करना जो आप अक्सर टीवी पे बता रही होती हैं, दालचीनी, कावा, इस तरह की चीज़ें इन बच्चों में हम रिकमेंड करते हैं कि आप दे सकते हैं। इसको हम नहीं करेंगे। एंटीबायोटिक को अवॉइड करना चाहिए पहले 2 साल। बट इनका बच्चा तो 2.5 साल का है। हाँ, मैं अब उससे आगे बताता हूँ। 2 साल के बाद अगर ये अलामात किसी भी बच्चे को, जो जिन्होंने बताई हैं, साल में 3 दफ़ा से ज़्यादा हो रही हैं, तो ये बता रहा है कि इस बच्चे में एलर्जिक टेंडेंसी है, ठीक है। सो इसका मतलब ये है कि आपने एक्स्ट्रा प्रिवेंटिव मेजर लेने हैं इस तरह के बच्चे को। याद रखें, जो बच्चे वक्त से पहले पैदा हो जाते हैं, हम ये समझते हैं उनके लंग्स ज़रा प्रीमेच्योर होते हैं,
ऐसे बच्चों को आपने जब फीडिंग करवानी है तो मैक्सिमम टाइम पे मदर फीड पे रखना है, और आपने काऊ मिल्क नहीं देना, ये जेन में रख लें। और पाउडर मिल्क भी अगर डॉक्टर आपको रिकमेंड करता है तो आपने यूज़ करना है, क्योंकि काऊ मिल्क और जो पाउडर मिल्क हैं ये दो ऐसी चीज़ें हैं जो बच्चों में एस्थमा ट्रिगर होने की टेंडेंसी को बढ़ा देते हैं, रेशा भी बढ़ाता है। यस, दिस इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो अब आप जैसे आप अपने बच्चे को बता रही हैं कि उसको ज़ुकाम हो रहा है और वो अभी तक वो ठीक नहीं हो रहा, तो सबसे इम्पॉर्टेंट तो चीज़ ये है कि आप देखें कि जैसे मैंने आपको बताया कि साल में 2-3 दफ़ा है तो इसमें एलर्जिक टेंडेंसी है, तो आप अवॉइड करें वो चीज़ों की जिससे ये एग्रीवेट हो सकता है। अब लाहौर में ये रहती हैं तो स्मोक अवॉइड करना इज़ नियर टू इम्पॉसिबल फॉर देम। तो हमने पहले आपको क्या बताया कि आपने वो हाई रिस्क ग्रुप आइडेंटिफाई कर लिया, दिस इज़ हाई रिस्क ग्रुप, तो इसकी वैक्सीनेशन मस्ट है, बच्चे की होनी चाहिए, ठीक है। लेकिन अभी बीमार है कि अभी वैक्सीनेशन नहीं, अगर उसको टेम्परेचर उतरे हुए 48 घंटे हों तो फिर हम वैक्सीनेशन की तरफ जाते हैं। अच्छा, दूसरा ये है कि जो लो ग्रेड फीवर दवाइयों के बगैर वाला उतरना, व्यूअर्स, ये नहीं कि हाँ दवाइयाँ दे रहे हैं 2 दिन से तो इसलिए बच्चे का बुखार उतरा हुआ है, बुखार एक दफ़ा मुकम्मल उतर जाए और आपको दवाई की ज़रूरत ना पड़े बुखार बिल्कुल ठीक है, वेरी वैलिड पॉइंट, बिल्कुल ठीक है आपने। 48 घंटे एटलीस्ट नहीं, वो मैं ये कर चुकी हूँ ना, एक दफ़ा पहुँच गई डॉक्टर में, मैंने कहा जी आप वो बिल्कुल ठीक है, मैं 3 दिन से कोई बुखार नहीं चढ़ा, तो उन्होंने कहा आप दवाइयाँ दे रही हैं बुखार की, मैंने कहा जी, तो उन्होंने कहा फिर बुखार तो नहीं उतरा। हम लाइक अच्छा। फिर ये कि जो वायरल इलनेस है ना, इसमें जो टेम्परेचर होता है ये आपके लिए ज़रा हैरान कुन होगा, ये रिलेटिवली प्रोटेक्टिव भी होता है, ठीक है। सो आप एटलीस्ट 2 या 3 दिन वेट ज़रूर किया करें। बुखार उतारने के लिए आपने कोई भी जो डॉक्टर ने टेबलेट दी है, कोई भी एंटी एलर्जी टेबलेट है वो दी है तो वो लें। पहले दिन से एंटीबायोटिक प्लीज़ ना रिकमेंड करते, ना हम रिकमेंड करते हैं, ना हमने पीडियाट्रिशियन को रिकमेंड करते हुए देखा। प्रॉब्लम क्या होता है, जैसे हमारी जो शेफ हैं वो कह रही थी 16 दिन उनको एंटीबायोटिक, 16 दिन एंटीबायोटिक, अगले 16 साल तक कोई इनको बैक्टीरिया नहीं इंशाल्लाह ताला कुछ कहेगा। तो 16 दिन एंटीबायोटिक्स, तो देखें आप टाइफाइड में सोचते हैं या आप ऐसी बीमारी जिसमें कोई आपने सर्जरी की हो या कोई पास पड़ गया तो आप 16 दिन करते हैं, तो उसमें तो 4-4 हफ्ते हाँ भी देते हैं जी, बिल्कुल देते हैं, चेस्ट में इन्फेक्शन में भी हम देते हैं, लेकिन 16 दिन सिंपल फ्लू के लिए नहीं दिया जाता, ठीक है। तो ये हमारा एक अनफॉर्चुनेटली कल्चर है। ये तो आपने नेक्स्ट टाइम कोमल इस चीज़ का ख्याल रखना है कि अगर आपको इस टाइप का कोई इशू हो, कोई प्रॉब्लम हो, तो 16 दिन एंटीबायोटिक आपने नहीं लेनी, सेकंड डॉक्टर से ज़रूर एक दफ़ा बात कर लीजिएगा, ठीक है ना। अच्छा, और इन्होंने वैसे एक और मैं बात बताऊँ, जो हमारा एक्सपीरियंस है उस हमारे आने से पहले ही वो 1-2 एंटीबायोटिक स्टार्ट कर चुका होता है जो पेशेंट है। हमने तो कभी नहीं ऐसा पेशेंट देखा जो बड़ा माशाल्लाह वो फॉलो करे, जो हमने किताबों में पढ़ा है कि जी उसने 2 दिन सिर्फ पैराडोल से गुजारा किया है और तीसरे दिन हमारे पास आ रहा है, लेकिन ऐसा कोई भी नहीं होता। हमें जो मिलता है वो आते ही हाई प्रोफाइल जो एंटीबायोटिक्स है वो लगा चुका होता है और वो तीसरे चौथे दिन हमारे पास आता है। तो हर जो बुखार है उसका इलाज एंटीबायोटिक नहीं है, ये याद रखें। और कुछ बुखार होना किसी हद तक इनिशियल 2-3 डेज़ में वो प्रोटेक्टिव मैकेनिज्म है अल्लाह ताला ने हमें दिया हुआ। अच्छा, नहीं तो बट उसके लिए दवाई तो देनी चाहिए नहीं, ना। दवाई तो देखिए आपने पैरासिटामोल दिया, आपने एंटी एलर्जी दी है, बच्चे को इम्यून बूस्टर आप दे रहे हैं, उसको कावा शावा दे रहे हैं, और हाँ 2 दिन से ज़्यादा है, यस, फिर एंटीबायोटिक स्टार्ट करें। और एंटीबायोटिक भी एंड वाली एंटीबायोटिक ना स्टार्ट करें। आपका एजिथ्रोमाइसिन, आपको क्लेरिथ्रोमाइसिन, फिर सीक्लोर है। हमारा क्या है कि बच्चों में पहले दिन ही सीक्लोर दे दी है और हमारे पास जब आता है फिर हमारे पास एंटीबायोटिक के अलावा कोई इंजेक्टेबल के अलावा कोई सॉल्ट्स के नाम शेयर करें ताकि आपको पता होना चाहिए कि जब आप जाएं और डॉक्टर आपको किसी एंटीबायोटिक XYZ कहे तो आप पढ़ें कि उसके अंदर सॉल्ट कौन सा है। तो लोएस्ट डोज पे शुरू करें। वो जो कहते हैं ना कि आपने चूंटी को मारना है तो आप बंदूक का इस्तेमाल तो नहीं करेंगे या आप बजूके का इस्तेमाल तो नहीं करेंगे, तो थोड़ा सा सेंसिबल अंदाज में नहीं। लेकिन देखिए जुगन, इसमें रिस्पॉन्सिबिलिटी ना पब्लिक की बहुत ज़्यादा है। मैं आपको एक बात बताऊं, अगर आप पब्लिक को ये कहना हमारे पास आ जाए कोई पेशेंट, उसे आप कहेंगे जी 2 दिन है सिर्फ आप पैराडोल लें और ये कावा शावा पिए काफ़ी, डॉक्टर साहब की फ़ायदा, मतलब तुसी एंटीबायोटिक दे देती कोई नहीं। वो दे वांट, उनका कल्चर ऐसा बन गया कि वो पब्लिक चाहती है कि उसको हैवी ड्यूटी एंटीबायोटिक दे। ना करे, बड़े साल काम करके स्टेज पे पहुंचना होता है, प्रोफेसर लेवल पे तो बड़ा ही मुश्किल इंसान पहुंचता है। ब्रेक के बाद वापस आएंगे, आपके बहुत से सवाल हैं। कोई कॉफ की बात कर रहा है तो कोई ये कह रहा है कि मुझे एस्थमा है, इस स्मॉग में मैं हम अपने आप को कैसे बचाऊं, मेरी बेटी 2 साल की है, उसको कॉफ है, हम उसको शहद और काली मिर्च दे रहे हैं लेकिन कोई फ़र्क नहीं पड़। मतलब डॉक्टर साहब इतने सवाल हैं कि मतलब कॉन्स्टेंटली नाक बह रही है। अब एक शख्स नहीं पूछे, सलमान ने पूछा कि मेरी नाक बह रही है और बहती चली जा रही है और बाकी सब कुछ ठीक है, सिर्फ नाक बह रही है, कि क्या हो रहा है। ब्रेक के बाद आपके सब सवालों के हम जवाब देंगे।
वेलकम बैक फ्रॉम द ब्रेक व्यूअर्स। डॉक्टर मोहम्मद इरफान मलिक हमारे साथ हैं, पल्मोनोलॉजिस्ट, एसोसिएट प्रोफेसर ऑफ पल्मोनोलॉजी। अच्छा डॉक्टर साहब ने एक बात तो क्लियर कर दी कि भाई फ़ौरन से पहले जाके एंटीबायोटिक डॉक्टर से ना लिया करें और ज़बरदस्ती मत लिया करें और ख़ुद जो है ना नीम हकीम ना बना करें। ये मेरी आपसे रिक्वेस्ट है। आजकल ये जो ब्रीदिंग के इश्यूज़, खांसी के इश्यूज़, नाक बहने के इश्यूज़ हैं, इनको हम बहुत लाइटली ले रहे हैं। आप कभी आईसीयू में जाके देखें, आजकल आईसीयूज़ में, अस्पतालों के आईसीयूज़ में सबसे ज़्यादा जो पेशेंट्स हैं वो इन्हीं प्रॉब्लम से रिलेटेड, राइट के रॉन्ग? बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल रेस्पिरेटरी डिजीज सबसे कॉमन हुई है बिल्कुल। और डॉक्टर साहब पूरे पाकिस्तान में पहले तो ये होता था ना कि हम लाहौर कहते थे, उसके गिरदोनवा कहते थे, अब तो पूरे पाकिस्तान में, कराची में मेरी फ्रेंड्स जो है वो रो रही हैं। बिल्कुल ऐसा ही है। देखिए इन्वायरमेंटल फैक्टर जो है वो बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। आपको पता है आप एक दिन में 3000 गैलन एयर अंदर लेके जाते हैं। 3000 गैलन। हाँ, ये उस वक्त की बात है जब आप एक नॉर्मल सांस की रफ्तार ले रहे हो। अगर आप इसको डबल कर दें तो ये आप 6000 गैलन जा रहे हैं। इतनी पोल्यूटेड हवा जब आप अंदर लेके जाएंगे तो आपका क्या ख्याल है, लंग कैसे प्रोटेक्शन उसकी रहेगी? एक टाइम था जब इस्लामाबाद में आपने सुना होगा कि पोलन की मिकदार बहुत ज़्यादा हो जाती थी। आई डिड माई ग्रेजुएशन फ्रॉम इस्लामाबाद। तो बिलीव मी कि वहाँ पे क्या होता था कि वो लोग उन कुछ टाइम्स के लिए वो इस्लामाबाद छोड़ देते थे कि पोलन इतना ज़्यादा हो गया। मैं पिछले 10 साल में आई फेल टू अंडरस्टैंड कि मैं फ्यूचर में अब किस चीज़ को हम लोगों को बताएं कि कैसे इसको ठीक करें। अच्छा डॉक्टर साहब, ये भी बहुत बात आम हो गई है कि हम ये जो स्मॉग वाली हवा ब्रीथ कर रहे हैं, आगे जाके हमें लंग कैंसर होगा। देखें, लंग कैंसर तो एक तरफ, आपके लिए एक हैरानकुन बात बताऊँ, स्किन कैंसर भी हो सकता है, आपको हार्ट अटैक भी हो सकता है, आपको आइज की डिजीज हो सकती है। लंग कैंसर तो डेफिनेटली आप जब इतनी एयर इनहेल कर रहे हैं, हम बड़े तंग हैं डॉक्टर साहब, और क्यों ये बातें कर रहे हैं? अच्छा, दूसरी एक और चीज़ मेरी बात याद है कि आप स्मोक को उस वक्त फील करते हैं जब वो उसका एक कलर आता है या और उसका जब वो चुभना शुरू कर देती है। उससे पहले आप लोगों को पता नहीं लगता कि आप स्मोक में सांस ले रहे हैं। सब साइलेंट किलर। आपको पता है 1,28,000 लोग इस एम्बियंट एयर जो स्मोक है इससे पाकिस्तान में उनकी डेथ होती है। प्रेगनेंसी में जो प्रेग्नेंट फीमेल हैं उनमें प्री मेच्योर बेबी के चांसेस, उस बेबी में एस्थमा एंड सीओपीडी के चांसेस बढ़ जाते हैं। सो ये ऐसा साइलेंट किलर है जिसको हम थ्रू आउट द ईयर फेस करते हैं। बहुत कम टाइम ऐसा होता है कि जब आपकी एक रेनी सीजन रहे और आपको मैं बात बताऊँ, आप ये बात कह रहे हैं, आपको याद है हसन मेरे प्रीमेच्योर पैदा हुए थे 1 महीना पहले। मैं तो यहाँ से मॉर्निंग शो करके गई और अपनी फ्रेंड्स के साथ लंच पे गई। वहाँ पे मेरी तबीयत ख़राब होनी शुरू हुई, मुझे खांसी बार बार आए। हॉस्पिटल पहुंची तो वो खांसी को कंट्रोल करते करते मैं लेबर में चली गई। 1 महीना पहले हम हसन अपनी टाइम से पहले पैदा हुए और अब वो 6 साल के होने को है, अब जाके उसके लंग्स के इशू जरा रिजॉल्व हुए, वरना 5 साल कितना मैं आपको तंग करती थी। बिल्कुल, तो ये ट्रू एग्जांपल आपने दे दी, बिल्कुल ऐसे ही होता है। सो इसको एक सीरियस थ्रेट समझें और इस पे अपना अपना रोल ज़रूर अदा करें। अच्छा, मेरा नाम सारा है और मेरा ताल्लुक़ फैसलाबाद से है। मेरा बेटा 1 साल का है, उसको खांसी बहुत ज़्यादा है। मैं उसको नेबुलाइज करती हूँ लेकिन कोई फ़र्क नहीं पड़ता, मैं क्या करूँ? देखिए, ये पहले 2 साल जो बच्चे हैं, याद रखें, मैं आपको पहले भी बात बता रहा था, इन बच्चों को हम वीजी चाइल्ड कहते हैं, जिनकी सांस में से सीटियों की आवाज़ आती है और बार बार होती है। इनकी ट्रीटमेंट पहले 2 साल सिर्फ सिम्टोमेटिक है। नेबुलाइजेशन भी अगर आपको डॉक्टर रिकमेंड करता है, इट विल बी अ सरप्राइज़ फॉर यू कि इस एज के बच्चों के लंग के वो हिस्से जिन पे नेबुलाइजर ने इफेक्ट करना है वो भी मेच्योर नहीं होते कि वो उससे उनको इफेक्ट आए। सो मैंने आपको क्या कहा था कि हम 2 साल से कम उम्र के बच्चे को नेबुलाइजेशन का कोई एडिशनल बेनिफिट नहीं होता। देखिए, आपको मैंने कहा था टोटके यूज़ करें, तो डेफिनेटिवली जो टोटके जिसमें दालचीनी आप लोग बता रहे होते हैं, जो नहीं, अभी ब्रेक के बाद जो हम अपना सेगमेंट करने जा रहे हैं उसमें हमने यही डिस्कशन करनी है। वो उन बच्चों में ज़्यादा हेल्प करते होते हैं, ठीक है। लेकिन ये चीज़ फिर याद रखें, अब एक बच्चा ऐसा है जिसकी फैमिली टेंडेंसी नहीं है, उसकी फैमिली में किसी को एस्थमा एलर्जी नहीं है, उस बच्चे की ट्रीटमेंट बिल्कुल डिफरेंट है। एक ऐसे बच्चे की बात अगर मैं करूँ जिसके फैमिली में मदर को भी एस्थमा है, फादर को भी एस्थमा है, अब वो 2 साल में बार बार ये अटैक हो रहे हैं, हाँ, उसमें मैं अपनी ट्रीटमेंट को ज़रूर मॉडिफाई कर सकता हूँ, ठीक है। लेकिन नेबुलाइजेशन जब तक डॉक्टर रिकमेंड नहीं करता, आप लोग ने बिल्कुल नहीं करना। तो प्लीज़, अच्छा, कॉमन सेंस एक सारा रिक्वेस्ट है आपसे, अपने डॉक्टर से और प्रॉपर सांस के डॉक्टर से रुजू करें। अच्छा, एक चीज़ मैं बता दूँ, एक कॉमन सेंस ये है कि इफ़ यू नीड अ नेबुलाइजर यू नीड अ डॉक्टर। याद रख लें, नेबुलाइजर आपकी रिकमेंडेशन पे नहीं होना, वो डॉक्टर कहता है तो आपने बिल्कुल। वो असल में फार्मेसी पे इतना आम हो गया हाँ जी, डॉक्टर अवेलेबल कहता है आप ये खरीद लें, इसके अंदर ये पानी डाल दें, इसके अंदर ये डाल दें, नॉर्मल सलाइन से कराते रहते हैं नेबुलाइज। और अगर दवाइयाँ डाल रहे हैं तो खुदा का वास्ता है उन दवाइयों में बड़ी स्ट्रॉन्ग दवाइयाँ हैं। अच्छा, मेरा नाम नायला है, मैं लाहौर से बात कर रही हूँ, मैं जॉब करती हूँ, मुझे एस्थमा है और मुझे दमे की वजह से बहुत ज़्यादा इरिटेशन होती है स्मॉग में, इसके बारे में बता दें।
अब दमे का पेशेंट क्या करे, सांस लेना छोड़ उसके लिए दे? बहुत डिफ़िकल्ट है। देखें आपको पता है, एक हम अपनी बुक में पढ़ते थे कि अगर किसी को एस्थमा नहीं डायग्नोज हो रहा ना तो उसको मैथाकोलिन चैलेंज टेस्ट कहते थे, करते थे। मैं समझता हूँ स्मोक एस्थमा के मरीज़ के लिए एक चैलेंज टेस्ट होता है। जो हिडन भी एस्थमेटिक मरीज़ होते हैं ना, वो हमारे स्मोक में हमारे पास आ जाते हैं। पहली बात ये है कि अगर आपको एस्थमा का पता है तो आपको एस्थमा की रेस्क्यू मेडिसिन का पता होना बहुत ज़रूरी है। आपको पता होना चाहिए कि ये अलामत अगर मेरे में अंदर आ रही हैं तो मुझे रेस्क्यू मेडिसिन लेनी है, और वो क्या होती है, वो एक इनहेलर ही होता है जो डॉक्टर ने प्रिस्क्राइब करना। लेकिन अगेन वो डॉक्टर ने प्रिस्क्राइब करना है नाइला। और अगला उनका सवाल ये था कि मुझे गले में बड़ी खराश होती है, तो इट्स अ टिपिकल सिम्टम ऑफ स्मोक। इसका मतलब क्या है, यू हैव टू अवॉइड द स्मोक। सो वो कैसे आपने करना है, आपने मास्क पहनना है। अच्छी बात यह है कि कोविड ने आपको ये जो एक मिथ था आपका ये मास्क पहनने वाला, वो तो ब्रेक कर दिया। अब इसमें मास्क की बड़ी वेरिएबिलिटी है। आप लोगों ने देखा एक सिंपल सर्जिकल मास्क पहनते हैं। मैं यूजुअली रिकमेंड वो करता हूँ कि जो N95 मास्क आपने सुना होगा, वो अगर ये लोग अपने वर्किंग एटमॉस्फेयर में जाते हुए ड्यूरिंग द ट्रांसपोर्ट वो पहन लेंगे तो वो ज़्यादा अच्छा प्रोटेक्शन करेगा इन मटेरियल से जो कि स्मोक के अंदर प्रेजेंट होते हैं, रादर दैन सिंपल सर्जिकल मास्क। ठीक है। अच्छा, एक और सवाल है। मेरा नाम अक्सा है, मैं कराची से मैं कराची में रहती हूँ। मेरी बेटी 2 साल की है, उसे कॉफ़ है। मेरी मदर उसको शहद और काली मिर्च का पाउडर मिक्स करके देती हैं, लेकिन इसको तो कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा। इसको नेक्स्ट जो आपका टॉपिक है उसके लिए स्किप कर देते हैं। हाँ जी, बट मैं आपसे वैसे देखिए हनी जो है ना, मुझे मेडिकल पॉइंट ऑफ व्यू चाहिए। मैं बताता हूँ, हनी जो है शहद और शहद नहीं, हनी इज ओके, हनी एंड दालचीनी इस अ कफ प्रेजेंट, इट्स ओके, नो प्रॉब्लम। बट जो काली मिर्च ऐड की है उसके बारे में मैं कुछ राय नहीं दे सकता। नहीं तो बताएं ना डॉक्टर। मेरी तो राय होगी, मेडिकल राय मुझे चाहिए ना। देखिए शहद तो ठीक है, शहद जो है, दालचीनी जो है, हल्का सा शहद टटा दें। एक मिस्टेक जो बहुत सी माएँ करती हैं वो ये कि पूरा चम्मच बच्चे के मुंह में डाल देती हैं। वो जो उसके अंदर चीनी वाला जो मिठास का एलिमेंट है वो और खांसी कराता है। शहद चटाने का मतलब, शहद बाकायदा माँ बाप क्या करते थे ऐसे पहले ज़मानों में, अब तो खैर हाइजीन वगैरह ये वो, चम्मच को डिप किया, उसके ऊपर से एक्स्ट्रा हटाया और जो हल्का सा लगा वो बच्चे को चटाया। बिल्कुल ठीक है जी, ये किया जा सकता है, लेकिन जो काली मिर्च है उसके बारे में आप नहीं एग्री करते। बिल्कुल ठीक है। अच्छा, तो फिर ऐसे बच्चे का क्या करें जिसको खांसी, जब खांसी का गौता लगता है उस वक्त करना क्या चाहिए डॉक्टर साहब? मुझे होता है ना खांसी शुरू हुई रुकी नहीं रही, पोजीशन चेंज करनी चाहिए, उसको लटाया नहीं रहना चाहिए, उसको आपने ग्रेविटी को यूज़ करके ऊपर की तरफ कर लेना चाहिए। ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है। बाज़-औक़ात कफ इतनी बच्चा करता है कि रिफ्लक्स होता है और उसका जो भी उसने खाया होता है वो बाहर आता है, और बाज़-औक़ात वो बाहर आने की बजाय सीधा लंग्स में चला जाता है। तो बच्चे को बैठा के आपको अपराइट पोजीशन में कर लेना चाहिए, ठीक है, और उसके बाद उसकी एटियोलॉजी वजह ढूंढे कि क्या वजह है, उसके मुताबिक उसको मैनेज करें। अच्छा, मेरा नाम दिया है, मेरा ताल्लुक उकाड़ा से है। 6 महीने की बेटी है, उसको चेस्ट में बहुत बलगम है, दवाई से कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा। 6 मंथ का मतलब ये है कि आपने इसको ऑब्जर्व करना है। पहले 2 साल आपकी ऑब्जर्वेशन है। अच्छा, उस ऑब्जर्वेशन में आप वक्ती तौर पे ट्रीटमेंट जरूर ले सकते हैं, लेकिन कोई डायग्नोसिस नहीं बना सकते। ये याद रखें, डायग्नोसिस आपका 2 ईयर एंड अबव बनेगा, 2 साल के बाद। अच्छा डॉक्टर साहब, सलमा इस्लामाबाद से मैसेज करती हैं। वो कह रही हैं कि मैं सुबह उठती हूँ तो मेरी नाक बंद होती है और मुझे सांस लेने में बड़ा इशू होता है। लाइक वो होता है ना, नोज़ ब्लॉक हो जाती है, उसका क्या सोल्यूशन है? देखिए, फ्रॉम नोज टिल द बेस ऑफ द लंग, इसको हम कहते हैं 1 एयरवे 1 सिस्टम। जो यहाँ चीज़ें स्टार्ट होती हैं 70% लोगों में वो नीचे कन्वर्ट हो जाती हैं। इसके लिए अलहदा ट्रीटमेंट है। इसके अपर एयरवे की जो नेज़ल क्लीयरेंस के लिए हम नेज़ल स्प्रे भी देते हैं, अक्सर रिकमेंड करते हैं, और वो स्प्रे मिनिमम 6 वीक्स टू 3 मंथ तक दिए जाते हैं। और अगर आप बहुत स्पेसिफिक हैं कि इस सीज़न में हमें प्रॉब्लम होता है तो उस सीज़न के स्टार्ट पे ये नेज़ल स्प्रे दे दिए जाते हैं। फिर नेज़ल हाइजीन बेहतर करने के लिए भी कुछ स्प्रे हैं, उसको वॉश किया जाता है और वो यूजुअली रात को ले जाते हैं और पेशेंट यूजुअली इन्हीं से बेहतर हो जाता है। इस्लामाबाद में रहते हैं तो वहाँ पोलन बड़ा इंपॉर्टेंट फैक्टर है इस अपर एयरवे की भी इरीटेशन को बढ़ाने का। फाइनली अहमद ने आपसे सियालकोट से रब्ता किया है। मुझे ड्राई खांसी है लेकिन नाक बह रही है, क्या करूं? अगर एक्यूट, देखिए एक चीज़ मैं यहाँ पे क्लासीफाई कर दूँ, अगर आपकी कफ 3 वीक से कम है, 3 हफ्ते से कम ड्राई कफ है, तो ये यूजुअली किसी इन्फेक्शन की वजह से है। अगर 3 हफ्तों से 8 हफ्ते के दरमियान की कफ है, अगर वो रिजॉल्व कर रही है तो वो इन्फेक्शन का कंटिन्यूस प्रोसेस है। अगर 8 हफ्ते से ज़्यादा है तो ये आइदर अस्थमा है और टीबी है और अदर डिजीज़ हैं दैट कुड बी रिलेटेड टू योर स्मोकिंग इफ़ यू आर स्मोकर, ये याद रख लें। सो 3 से 8 हफ्ते के दरमियान आप कफ को इन्फेक्टिव लें, एलर्जिक लें, लेकिन 8 हफ्ते के बाद उसकी तशखीस करवाएं और उसका प्रॉपर इलाज करें। अच्छा डॉक्टर साहब, फाइनली आपका मैसेज व्यूअर्स के लिए? देखिए, मैं इस वक्त जो सबसे ज़्यादा मैं समझता हूँ हम लोगों को म्यूनिसिपल को फोकस करने की ज़रूरत है, वो स्मोक से कैसे हम लोगों ने फ़ाइट करना है। बहुत अच्छा आप लोगों का लास्ट प्रोग्राम था, उसका बड़ा मुझे फीडबैक आया। देखिए, मैं अक्सर अब बताता हूँ कि आप पर्सनल हाइजीन से स्टार्ट करें कि आपके घर के अंदर
एयर प्योरीफायर आपने प्लांट लगा दिए हैं, आप जो Snake घर के बाहर plant, जी एलोवेरा का पौधा और मनी प्लांट, रबर मनी प्लांट, ये प्लांट आप घर के अंदर लगाते रहें। घर के बाहर जो ग्रीनरी है उसमें खुदा के लिए आप प्लांटेशन शुरू करें। आप कोशिश करें कि उस टाइम पे आप एयर क्वालिटी इंडेक्स जब बाहर देखते हैं एयर क्वालिटी इंडेक्स कम है तो फिर अपना मूवमेंट करें, और करनी भी है तो अपने हैंड हाइजीन का ख्याल रखें और प्रोटेक्शन के साथ जाएं, ठीक है। जो हाई रिस्क ग्रुप है प्लीज़ वो अपनी वैक्सीनेशन ज़रूर लगाए, और जो लोग जिनको कोई भी डिजीज़ है लाइक एस्थमा है या कार्डिक डिजीज़ है वो उनकी एमरजेंसी मेडिसिन का उनको पता हो और वैक्सीनेशन मैंडेटरी है वो करें। अल्लाह से दुआ करें कि इंशाल्लाह ताला हम इससे भी कम करें। और प्लीज़ व्यूअर्स मास्क का इस्तेमाल करें। हमने भी अपने छोटे छोटे बच्चों को भी तो मास्क बना के स्कूल भेजा था ना कोविड में। ये उतनी ही सीरियस बल्कि उससे ज़्यादा सीरियस इस लिहाज से है क्योंकि ये एक साइलेंट किलर है, इसका पता ही नहीं चलता। इतना आपका मामला बिगड़ जाता है जब तक सिम्टम्स नज़र आने शुरू होते हैं, और फिर रिकवरी का पीरियड भी बहुत लंबा है। तो जैसे कि हम हमेशा कहते हैं प्रिवेंशन इज़ बेटर दैन द क्योर। छोटी सी ब्रेक की तरफ जाएंगे। डॉक्टर साहब का बहुत बहुत शुक्रिया। ब्रेक के बाद वापस आते हैं। Welcome back from the break, viewers. Welcome to our favorite segment of Morning at Home, which is Gosha-e-Iqbal, जहाँ पे हमें सीखने का मौका मिलता है और रिनाउंड स्कॉलर्स से मुलाकात करने का मौका मिलता है जो अलामा डॉक्टर मोहम्मद इकबाल से रिलेटेड हमें गाइडेंस देते हैं। तो आज हमारे साथ ज़ैद हुसैन साहब हैं जो रिनाउंड इकबाल स्कॉलर हैं, डायनामिक पब्लिक स्पीकर हैं, ट्रेनर एंड यूथ एक्टिविस्ट हैं। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाह। बहुत ये हमारा फेवरेट सेगमेंट भी और आपका फेवरेट सेगमेंट जी भी बिल्कुल। अच्छा सर, सबसे पहले तो अलामा इकबाल का पैगाम असर हाजिर के लिए क्या अहमियत रखता है? जी अल्लामा इकबाल दौर जदीद के शायर हैं। हर दौर के लिए मैं समझता हूँ उनकी शायरी हमारे लिए ज़रिया हिदायत है। उनका पैगाम ज़िंदगी की शाहराह पर हमेशा चमकने वाला नूर बसीरत है। उनका हर शेर मोजा नुमा ताकत लिए कौम को फ़िक्र अमल का दर्स दे रहा है। उनकी हर नज़्म तामीर वतन की ज़ामिन है। उनका हर शेर मोजा नुमा ताकत लिए कौम को अमल की तरफ उकसा रहा है। और अल्लामा इकबाल का हर मिसरा मिल्लत के लिए ज़रब कलीम है। तो उनका पैगाम मैं समझता हूँ जब भी हम पढ़ते हैं, कलाम पढ़ते हैं, क्योंकि उनके कलाम में बहुत सी खूबसूरत हक़ायात हैं जी बिल्कुल, जिनके ज़रिए हमें वेरियस डिफरेंट पैगाम दिए गए हैं और हर किसी को दिए गए हैं, बच्चों से लेके बुज़ुर्गों तक। इतनी खूबसूरत बात है। जी बिल्कुल। उसमें अल्लामा इकबाल की ये खूबसूरती है कि वो हक़ायात के ज़रिए, मुख्तलिफ़ हक़ायात के ज़रिए हमें बहुत सबक आमूज़ पैगाम देते हैं। मिसाल के तौर पे एक हकायत है, वो फरमाते हैं कि समुंदर के साहिल पर एक शोख मछली का बच्चा और शाहीन आपस में मुखातिब है और वो मुकालमा कर रहे हैं और उस मुकालमे में हमें पैगाम देते हैं। वो फ़ारसी की नज़म है, मैं उर्दू में बयान कर देता हूँ कि शोख शाहीन का बच्चा जो है मछली के बच्चा आपस में मुखातिब है। मछली का बच्चा उसे कहता है कि ये जो सिलसिला मौज तुम देख रहे हो ये सारा समुंदर है और इस समुंदर में कई देखी और अनदेखी बलाएं पाई जाती हैं। इसमें ऐसे मगरमच्छ पाए जाते हैं जो बादलों से भी ज़्यादा गरजते हैं और इसमें ऐसे तूफ़ान उठते हैं जो अपने साथ भारी भरकम पत्थर लाते हैं और बड़ी तेज़ी के साथ फिसल जाते हैं। ये समुंदर हर लहजा जवां है, रवां है और इसकी हमागीर मुहीत से बाहर नहीं निकला जा सकता। तो जब ये बात मछली के बच्चे ने कही तो उसका चेहरा सुर्ख हो गया, लेकिन शाहीन आगे से मुस्कुराया और साहिल से उड़ान भरी और फ़िज़ा से आवाज़ दी कि देखो मैं शाहीन हूँ, ज़मीन से मेरा क्या काम, सहरा हो, समुंदर हो, दरिया हो, सब मेरे बालों पर के नीचे है। तुम भी ज़मीन की पस्ती से निकल कर हवा की बुलंदी में आओ, फ़ज़ा की बुलंदी में आओ। इस आँख को, इस नुक्ते को वही आँख देख सकती है जो बीना हो। तो अल्लामा इकबाल भी हमें इस हकायत के ज़रिए वो फरमाते हैं कि दुनिया के छोटे छोटे मसाइल में मत उलझ कर वक्त ज़ाया करें, अपनी ज़िंदगी के अरफा वाला मकासद को इख्तियार करके वक्फ़ करें। तो इसी तरह एक और हकायत है कि एक कान के अंदर कोयला और हीरा आपस में मुखातिब है। कोयला हीरे से कहता है कि देखो हम दोनों इकट्ठे रहते हैं कान में, हमारी ज़िंदगी भी एक जैसी है और हमारी
इस दुनिया में वजूद की असल भी एक है, लेकिन क्या है कि मैं कान के अंदर ही बेबसी के आलम में पड़ा रहता हूँ और तू बादशाहों के ताज तक जहाँ पहुँचता है। तेरे खसाइल ऐसे हैं कि हर पहलू से तेरे हुस्न के जलवे बिखरते हैं और मेरे वजूद से, मेरी बदसूरती के बायस मैं खाक से भी कमतर हूँ और मेरी मताए हयात ऐसी है कि हर शख्स चिंगारी डालकर जला देता है, जबकि तू बादशाहों के ताज तक पहुँचता है, कभी खंजर की ज़िबाइश बन जाता है। और मेरा क्या है कि मेरी मताओ हयात सिर्फ़ एक राख है। तो क्या तूने कभी गौर किया है मेरे वजूद की हकीकत क्या है? तो हीरा उसको जवाब देता है कि देखो ए नुक्ता बी साथी, मेरा वजूद पुख्तगी ही से नूरानी हो गया है। जब मिट्टी आबो हवा और मौसम की सख्तियों को बर्दाश्त करती है तो इस सख्ती और जंग की वजह से पुख्तगी आ जाती है। तो मेरा वजूद भी पुख्तगी ही से नूरानी हो गया है और मेरा सीना जलवों से मामूर हो गया है। तुम अगर जलते हो तो अपने बदन की नरमी के सबब जलते हो। तुम पुख्तगी इख्तियार करो, मोहकमी इख्तियार करो और पुख्ता होकर पत्थर की मानिद हीरा बन जाओ। तो अल्लामा इकबाल भी कहते हैं ज़िंदगी की इज़्ज़त की, ज़िंदगी की आबरू पुख्तगी में है, मोहकमी में है। जो कोई सख्त कोश और सख्त गिर होता है उससे दोनों जहान रोशन हो जाते हैं। और इसी से ही फ़लसफ़ाए तकदीर भी कनेक्ट होती है, क्योंकि जब तक आप अपने अंदर टफनेस नहीं लाएंगे और आप अपने आप को अपनी, वो जो कहते हैं ना, अपने फ्यूचर को सिक्योर करने के लिए आगे नहीं बढ़ेंगे तो आप ज़िंदगी में कुछ नहीं कर सकते। जी बिल्कुल, वो अल्लामा इकबाल, अगर हम कनेक्ट करें इसे फ़लसफ़ाए तकदीर से, ये एक अलग से फ़लसफ़ा है, लेकिन यह है कि ये हमारे अल्लामा इकबाल का पैगाम हमें महरूमियों और मायूसियों की अथाह गहराइयों से निकालता है। हाँ। उनकी लुगत में मायूसी और नामुमकिन का लफ्ज़ ही नहीं। मुसलमानों के अंदर ये एक खामी पैदा हो गई कि वो हर चीज़ तकदीर पर डालकर ख़ुद बरियुज़िमा होने की कोशिश करते हैं कि ये तो तकदीर में पहले ही लिखा था और मेरे कोताही और गलती और नाकामी पर तवज्जो डालने की मुझे ज़रूरत नहीं है। तो अल्लामा इकबाल ने कहा है कि अल्लाह ताला ने इंसान को इतना बाइख्तियार बनाकर भेजा है कि वो एक नया जहान क्रिएट कर सकता है। अल्लाह ताला ने उसको इतनी सलाहियतों से नवाजा है कि वो अपनी सलाहियतों को पहचाने और मुसलसल जिद्दोजहद, कोशिश, काविश और मेहनत से आगे बढ़े और अल्लाह ताला उसके रास्ते खुद ने पैदा करेगा इंशाल्लाह। और अगर हम बात करें आपके फेवरेट कलाम की, तो आज आप कौन सा कलाम हमें सुनाएंगे जो हम अपने व्यूअर्स के साथ मुझे अल्लामा इकबाल, क्योंकि आप इतने खूबसूरती से पेश करते हैं कि वो सुनने को जी जाता है। मुझे अल्लामा इकबाल का एक कलाम बहुत पसंद है। जावेद के नाम एक नज़म है, दयार इश्क में अपना मुकाम पैदा कर, तो वो मैं आपको तरन्नुम के साथ सुना देता हूँ। दयार इश्क में अपना मुकाम पैदा कर, नया ज़माना नए सुबह शाम पैदा कर, नया ज़माना नए सुबह शाम पैदा कर। खुदा अगर दिले फितरत शनास दे तुझको, सकूते लालाओ गुल से कलाम पैदा कर, सकूते लालाओ गुल से कलाम पैदा कर। मेरा तरीक अमीरी नहीं फकीरी है, खुदी ना बेच गरीबी में नाम पैदा कर,
पुदीना बेच गरीबी में नाम पैदा कर, दया रे इश्क में अपना मुकाम पैदा कर। क्या बात है, एब्सोल्युटली ब्यूटीफुल। थैंक यू सो मच फॉर शेयरिंग दैट, और इस अंदाज में शेयर करने का बहुत बहुत शुक्रिया। सर, यहीं पे अपनी गुफ्तगू को कंक्लूड करते हुए हमारे व्यूअर्स को क्या पैगाम देंगे? मैं चाहूँगी कि आप थोड़ा पेरेंट्स को भी मोटिवेट करें कि बच्चों को इकबाल और इकबालियात की तरफ लेके आएँ जी, क्योंकि आप हमेशा यूथ को पैगाम देते हैं, यूथ के अम्मा बाप भी बैठे हुए हैं, उनको भी कुछ कहीं आ जा। जी बिल्कुल। जो नौखेज़ हैं, जो बच्चे हैं, उनके लिए अल्लामा इकबाल की शायरी बड़ी अहमियत रखती है। जब आप बचपन ही से उनको अल्लामा इकबाल का पैगाम पढ़ाएंगे, समझाएंगे, तो उनके अंदर बचपन ही से एक वलवला, जोश और जज्बा मिलेगा, और उन्हें ज़िंदगी में अच्छे से अच्छे काम करने और तामीरी काम करने की एक लगन और जुस्तजू उनके अंदर पैदा होगी। तो मैं यही कहूँगा कि अल्लामा इकबाल ने बच्चों के लिए बहुत सारी नज़में लिखी हैं, वो उन नज़मों को पढ़ें, उनको पढ़ाएं। सिलेबस में भी मौजूद होती हैं, लेकिन उनको इनफरादी और बिलखुसूस अल्लामा इकबाल के कलाम को पढ़ाएं, उनके अंदर एक नया जोश और वलवला पैदा होगा। थैंक यू सो मच जैद साहब हमें ज्वाइन करने का। द ब्रिलियंट जैद हुसैन साहब, ट्रूली दिल से एक इकबाल स्कॉलर और नो डाउट डायनामिक पब्लिक स्पीकर, और माशाल्लाह अंदाज़े में यहाँ भी बहुत खूबसूरत है। इंशाल्लाह फिर आपसे मुलाकात होगी। आपको पता है गोशा इकबाल तो चलता रहेगा, क्योंकि हमारी एक काविश है, एक एफ़र्ट है कि जिस लेवल की नॉलेज हमारे व्यूअर्स के पास, हमारी आवाम के पास फादर ऑफ आ नेशन कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना से रिलेटेड है, उसी तरह लोगों के पास नॉलेज होनी चाहिए ऑफ दिस ग्रेट फिलोसोफर, दिस ग्रेट थिंकर, ऑल्सो अनदर मैन हु इज़ द फादर ऑफ आवर नेशन, जिन्होंने एक्चुअली ख्वाब देखा था पाकिस्तान का। छोटी सी ब्रेक के बाद वापस आएंगे। वेलकम बैक फ्रॉम द ब्रेक व्यूअर्स। होम रेमेडीज़ की तरफ जाने से पहले शेफ़ कोमल मलिक का काम ख़त्म हो गया, तो पहले वो आपके साथ शेयर करते हैं। जी कोमल। ये रशियन सैलेड रेडी है और स्पेगेटीज़ भी रेडी है, लेकिन इसी सॉस मैंने ऊपर नहीं पोर की, मैंने इसको साथ ही सर्व किया कि एज़ योर चॉइस, कि अगर आपने डालनी है तो डालें, नहीं डालनी तो इट्स अप टू यू। थैंक यू सो मच। अब हम आपका किचन टेक ओवर कर रहे हैं, क्योंकि मेरे बहुत ही प्यारे भाई डॉक्टर सैयद मोहम्मद फैसल, जो in his own right is a brilliant herbalist, health and beauty consultant and natural cosmetologist. अस्सलाम वालेकुम भैया। वालेकुम अस्सलाम। आज आप भी काफ़ी चीज़ें लेके आए हैं और एक मछली भी लेके आए हैं। मछली का सर। मछली का सर, अच्छा इस पे हम अभी बात करेंगे। सबसे मुलाकात कर लेते हैं, फिर वन बाय वन अपने सेगमेंट्स की तरफ जाएंगे। देन ऑफ कोर्स वी हैव विद अस हकीम नियाज अहमद दयाल। इनके बहुत से तिब से रिलेटेड आर्टिकल्स भी पब्लिश हो चुके हैं, पिछले 20 साल से इस फील्ड में काम कर रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम हकीम साहब, कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह। आप भी बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ें लाए हैं, लेकिन देखेंगे हम, एक दो तो ड्रॉनी चीज़ें भी आप लेके आए हैं। एंड देन मेरी बहुत ही प्यारी सहेली तबीबा मासूमा जहरा। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसी हैं आप? ठीक, आप बताइए। सबसे पहले तो आपको बहुत बहुत मुबारक हो, आप उम्रे पे शुक्रिया, गई थी। बहुत आई होप शुक्रिया। कि आपने हम सबको अपनी दुआओं में याद रखा बिल्कुल बिल्कुल स्पेशली हमारे व्यूअर्स को इनको भी याद रखना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ये हमें इतनी दुआएं देते बिल्कुल हैं। ऐसे ही। अच्छा, आज हम सीजनल इश्यूज पे बात करेंगे। कुछ आप कहना चाहेंगे इससे रिलेटेड? हाँ, देखिए सर्दियाँ आई हैं और सर्दियों में सबसे ज़्यादा एक जुगन बहुत हर कोई कहते हैं जो हमें शुगर क्रेविंग शुरू हो जाती है। बहुत दिल है चाहता ना, है मीठे मीठा का, नट्स खाएं, खाने का, नट्स खाएं, कुछ fattening ऐसी चीज़ें। फैटनिंग चीज़ें खाएं। इसके बारे में मैं बहुत बात करना चाह रही थी कि जब भी आपको मीठे की क्रेविंग हो, बेसिकली आपकी बॉडी में ड्राइनेस बढ़ गई है। तो ऐसे में अगर आपको एक छोटी सी टिप देती जाऊँ कि जैतून का तेल या कोई भी ऑयल जो आपको पसंद हो, मैं जैतून का तेल को ज़्यादा प्रेफर करती हूँ, वो 1 टीस्पून अपनी चाय में
में डाल के डेली लेने शुरू कर दें, या बादाम रोगन, तो वो आपकी जो क्रेविंग ऑफ मीठा है ना वो कवर हो जाती है। देखो नट्स हम क्यों खाते हैं, ड्राइनेस जो है वो अगर बेली बटन में नाफ में ऑयल डाल दें, बिल्कुल नाफ में ऑयल डालें। बेहतरीन है कि आप जैतून का तेल या देसी घी, इन दोनों को इस सीज़न के अंदर इस्तेमाल करें, नाक और नाफ में डालिए, और 1 चम्मच छोटा टीस्पून डेली रात को सोने से पहले, जो अभी मैं कहवा बताऊंगी, उसमें डाल लें तो क्रेविंग ऑफ शुगर ख़त्म हो जाती है। कान में जो ड्राइनेस होती है, अब कुछ लोग कहते हैं कि तेल नहीं कान में डाल सकते, कुछ लोग कहते हैं, देखो अगर आप बेली बटन में और नाक में रेगुलर बेसिस पे डाल रहे हैं तो आपकी कहीं पे भी लिप्स पे ड्राइनेस है या ENT से रिलेटेड किसी एरिया में ड्राइनेस है, वो वैसे ही कवर हो जाती है। वो जिस तरह पोर करके डालते हैं ज़्यादा सारा, दैट इज़ रॉन्ग, लेकिन हिकमत में तो हम डालते हैं, बिल्कुल देते हैं कान में डालने के लिए। 1 से 2 ड्रॉप्स इज सुपर इनफ। नहीं, मैं पूछ रही हूँ, मेरी बेटी के कान में इशू होता है ना, वो बार बार कान खुजाती है सोते हुए, उसमें अगर वो खुजाती है तो फिर उसके नाक और नाफ में डालना शुरू करो, क्योंकि जर्नलाइज ड्राइनेस कहीं पे भी बॉडी की होगी तो वो उसको कवर कर देती है। ठीक है, डन। अब यकीम साहब, आपने आज हमें किन चीज़ों के बारे में बताना है, क्योंकि मैं रेसिपीज़ की तरफ आऊँगी, लेकिन आज आप क्या गाइड करें? जब मौसम सरमा शुरू होता है ना जी, तो हम बड़े तो अपनी फ़िक्र खुद कर लेते हैं, लेकिन मैंने आज जो अपने छोटे बच्चे हैं जो कि जिनकी इम्यून सिस्टम भी वीक होता है और वो सर्दी से सबसे ज़्यादा इफेक्ट भी वही होते हैं, आज हम उनके हवाले से बात करेंगे कि हम उनको सर्दी से कैसे बचा सकते हैं। अगर खुदा न खास्ता उन पर कोई सर्दी का सिलसिला हो गया है तो हम उसको रिकवर कैसे कर सकते हैं। ऑसम। तो आप चलते हैं किचन में, क्योंकि उधर एज यूजुअल डॉक्टर फैसल ने कोई ना कोई हांडी हमारे लिए तैयार करनी है। एक तो ब्लेंडर की आप जान नहीं छोड़ते और चूल्हे की नहीं छोड़ते। अच्छा बताइए। अच्छा जी, सबसे पहले एक यखनी बनने रख देते हैं, ठीक है, क्योंकि विंटर सीज़न के लिए बहुत ही ज़रूरी है। और आपको पता है कि विंटर में अमूमन वो फूड खाना चाहिए जो थर्मोजेनिक हो। थर्मोजेनिक से मुराद ये कि जो हमारा थर्मोजेनेसिस का जो प्रोसेस है उसको स्पीड अप कर सके, ताकि हमारी बॉडी जो सी है वो वार्म अप रहे। अब हमने पानी में मछली के सर डाल दिए। ठीक, सिर? हाँ जी। अच्छा, मछली के सर डाल दिए, क्योंकि ये वो वाला हिस्सा होता है फिश का जो वेस्ट हो जाता है, जबकि इसमें बेहतरीन जो न्यूट्रिएंट्स हैं वो इसमें मौजूद होते हैं। साफ करके आप उसको डाल दें, अच्छी तरह धो के, और उसको जो से आप पकने रख दें। बिल्कुल। इसमें हमने 2 मछलियों के सर लिए, तकरीबन 1.5 लीटर पानी लिया, उसमें इतना सा हमने डाल दिया दालचीनी का पीस, थोड़ा सा हम डालेंगे बादियान खताई, 1 आधी बादियान खताई डाल दी हमने, 5-6 हम काली मिर्चें इसमें डाल देंगे। शुक्रिया। बस ये लौंगे वो हम नहीं डालेंगे इसमें ये लौंगे हमने डाल दी 5-6। बिल्कुल। एक छोटा सा पीस हम डाल देंगे इसमें, क्योंकि आपने छुरी को इस तरह खोप दिया था उसके अंदर। मैं बताता हूँ कि क्यों किया हुआ है। अच्छा, हाँ। बस इसको रफली काट दीजिए, एक पीस दे दीजिए। ये पूरा चाहिए आपको पीस? आधा दे दीजिए। आधा दे दूँ। अच्छा, और ये प्याज और लहसुन डालना है? हाँ जी, ये डलेगा। ये आप प्याज अपनी चलाइए, बाकी की एक्साइटिंग चीज़ें डालें, तब तक मैं आपको ये लहसुन चलाइए। वैसे तो एज सच आपको छीलने की ज़रूरत भी नहीं पड़ती जब आप जिंजर डाल रहे होते हैं, बट मुझे क्योंकि एक बचपन की वो प्रॉब्लम है। आप चले बताएं, मैं तब तक इसको बस इसको जो सा हमने बिल्कुल, क्योंकि अगर हम बना रहे हैं तो फिर मैंने ट्राई भी करना है ना जी। ज़रूर, इसको बिल्कुल हल्की आंच पे आपने पकाना है, ताकि इसका जितना मैक्सिमम एक्सट्रैक्ट निकल सकता है वो निकले। और अगर आप इसको और ज़्यादा न्यूट्रिशनल वैल्यूज़ की देना चाहते हैं तो जो मछली के वो नहीं होते छिलके, स्केल्स, उनको भी खूब अच्छी तरह से धो के वो इसमें डाल दें। अच्छा, इसमें नमक वगैरह कुछ नहीं? अभी कुछ नहीं डालेंगे, अभी हम इसको हल्की आंच पे बस पकने देंगे। ठीक है। सीजनिंग जो उनसे वो उसके हम सबसे आखिर में करेंगे एज पर टेस्ट। और वो आपके टेस्ट के मुताबिक है, कोशिश करें कि मतलब क्योंकि उसमें ऑलरेडी सब कुछ डला हुआ है, नमक ही आपने डालना है। नमक डाल लें, थोड़ी सी पिसी हुई काली मिर्च, पिसी हुई काली मिर्च डाल दें। तो इसको जो सा इसका फ़ायदा ये होता है कि ये आपकी इम्यूनिटी को बहुत ज़्यादा बूस्ट करता है, ब्रेन हेल्थ के लिए बहुत अच्छा है। फिश में ओमेगा 3, 6 और 9 है। बिल्कुल। आयोडीन है, और वो सिर्फ सर के हिस्से में सबसे ज़्यादा होती है, तो आयोडीन जो उनसी है वो आपको मिल जाती है। अच्छा, जो लोग यखनी नहीं डायरेक्ट पी सकते, अक्सर लोग कहते हैं हमारे घर में बच्चे नहीं पीते, हम क्या करें? आप यखनी का सूप बना सकते हैं। सूप बना सकते तो यखनी आपने बना ली, उसके बाद उस यखनी में क्यूब की जगह, देखिए क्यूब अगर आपके कोई इश्यूज़ नहीं है वटेवर, वो ज़रूर आप इस्तेमाल करें, हम किसी भी चीज़ को बुरा नहीं कहते, लेकिन रेकमेंड यही करते हैं कि फ्रेश यखनी का इस्तेमाल करें। और उसके अंदर आपने चिकन कॉर्न सूप बना दिया, फिश का सूप बना दिया, आपने हॉट एंड सार बना दिया, 19 भी बना दिया, जौन सा सूप बनाना है बना ले, बट इसको बेस के तौर पे यूज़ करें। बिल्कुल ऐसे ही। और बेशक इसको एक दफ़ा बड़ी क्वांटिटी में बना के इसके छोटे छोटे पोर्शंस फ्रीज़ कर लें। जब भी आप कोई ग्रेवी बनाएं, कोई ऐसी चीज़ बनाएं, तो उसमें आप एक ये डाल दीजिए, तो एक वो फिशी सा फ्लेवर भी आ जाता है और साथ आपको एनर्जी भी मिल जाती है। ऑसम। नेक्स्ट, एक तो ये हमारा पक रहा है, दूसरा हम ये काम कर रहे हैं कि अब एक आपको, वैसे तो डॉक्टर साहब यहाँ पे मौजूद हैं, आयुर्वेदिक के एक्सपर्ट। देखिए मुझे एक आयुर्वेदिक थे, उन्होंने, डॉक्टर साहब ये कोई
8-10 साल पहले उन्होंने मुझे ये नुस्खा बताया था और ये मैं घर में काफ़ी दफ़ा इस्तेमाल कर चुका हूँ, बड़ा फ़ायदेमंद है। अच्छा, ये इसको करते ये हैं कि अदरक का ये पूरा ले लेते हैं और इसको हल्की आंच पे अदरक को जलाते हैं, ठीक है। चले मैं खड़ी होकर जलाती हूँ, आप बताएं फिर इसका करना क्या है। अच्छा, इसका करना ये है कि जब ये अदरक हमारा जल जाएगा, साड़ना है बिल्कुल। हाँ बिल्कुल, इसको जलाना है हमने। जब ये जल जाएगा तो फिर इसको हमने पीस के इस तरह रख दें, ऐसे रख दें, ठीक। मैं वो अपनी साइंस मार रही हूँ ना। ठीक है, ठीक है, जैसे भी सहूलत से हो जाए। तो इसको हमने बिल्कुल जला के और इसको हमने पीस के पेस्ट बना लेना है। ये जला के राख करना है? नहीं नहीं, इतना जलाना है कि ये गल जाए और ऊपर से ये छिलका जो उनसा है इसका ये जल जाए, ठीक है। अंदर से अदरक जो उनसा है वो बिल्कुल गल जाएगा, ठीक है। जब ये गल जाएगा तो फिर हमने इसको ब्लेंडर में डाल के इसका पेस्ट बनाना है। पेस्ट बनाने के मैंने बाद कहा था ना ब्लेंडर के बगैर फैसल भाई का गुजारा नहीं है। पेस्ट बना के फिर इसमें जो जो चीज़ें डलनी है वो बताऊंगा आपको। फिर आपको इसकी गोलियां बना के दिखाएंगे कि इसको आपने किस किस जगह पे इस्तेमाल करना है। ये एक नुस्खा है और ये मल्टीपल जगह यूज़ होगा, खांसी में भी, नज़ले में भी, जोड़ों के दर्द में भी, हाजमे के लिए भी। मतलब ये एक मल्टीपर्पज़ नुस्खा आपका बन जाता है जो आपकी पूरी सर्दियां गुजारने में बड़ा फ़ायदेमंद हो जाएगा। अच्छा, बट ये जो हम इतना बड़ा पीस कर रहे हैं, इसको हम छोटा करके कर लेते हैं। नहीं, मैं वैसे पूछ रही हूँ कि ये जो हम कर रहे हैं ये हमें कितनी देर तक लास्ट करेगा? ये आपका तकरीबन देखें ना, इसमें आपकी कम से कम दर्जन 1.5 दर्जन गोलियां बन जाएंगी। अच्छा, चलिए ठीक है ना। और रोज़ाना आपने एज़ पर रिक्वायरमेंट, हाजमा ख़राब है तो आप खाने के बाद एक गोली मुंह में रखें और चूस लें। अगर आपको नज़ला खांसी है तो 2 हफ्ते निकल ही जाएंगे। हाँ, निकल ही जाएंगे आराम से। ऑसम। आपने अभी और कुछ बताना है? मैं ये करता हूँ जब तक आप हम वहाँ पे ज़रा हकीम साहब के पास से चक्कर लगाते हैं। जी हकीम साहब, आप आज हमें क्या बता रहे हैं? सबसे पहले तो मैं आपको ये बताऊंगा जी कि हमारे बच्चों की जो एहतियाती तदाबीर हैं, हमारे यहाँ आमतौर पर ये होता है कि रात को बच्चों को ना जी लपेट कर उनको जुराबें भी पहना दी जाती हैं, दस्ताने भी पहना दिए जाते हैं। अब उससे क्या होता है, बच्चे की जो बॉडी स्किन है उनके अंदर ऑक्सीजन इंटेक लेवल कम हो जाता है। ठीक है। तो उससे भी बच्चे जो है ना घबराहट फील करते हैं। सही। तो सबसे पहले तो हमने ये करना है कि रात को जब बच्चे ने सोना है तो उसकी जुराबें, दस्ताने वगैरह उतार के उसको लिटाना है। उसको ठंडी हवा नहीं लगनी चाहिए, यानी कमरा तो आपका बंद है। इसी तरह जब हीटर हम जलाते हैं तो उससे भी हमारे कमरे के अंदर से जो ऑक्सीजन होती है वो कम हो जाती है। इस वजह से भी बच्चों को सफोकेशन होती है, क्योंकि बच्चों का इम्यून सिस्टम कम होता है। अगर खुदा न खास्ता इसके साथ उनको खांसी या ज़ुकाम है तो उनको सांस लेने में तंगी आनी शुरू हो जाती है। सही। तो इस हवाले में पहले तो हमने ये करना है कि हमने अपने कमरे का जो ऑक्सीजन लेवल है वो मेंटेन रखना है। बच्चे के जो जिस्म का ढांपना है उसको हमने थोड़ा सा एरी रखना है। अच्छा, हमने बनाना क्या है? अब उसके बाद ये है कि अगर रात के वक्त हमने देखा कि बच्चे को बहुत तकलीफ़ हो गई है, उसको सांस लेने में तकलीफ़ आ रही है, तो हमने ये कैस्टर ऑयल है, ये सिर्फ उस बच्चे की ये जो नाली है सांस वाली, फेफड़े हैं, जस्ट आपने इस पर हल्का सा उसको मसाज करना है और सेम एज इट पीछे रीढ़ की हड्डी पे। ठीक है। बस ये करना है। विद इन अ मिनट्स पसीना आएगा, बच्चे की वो नालियाँ खुल जाएंगी, बच्चों को सांस लेने में आसानी हो जाएगी। ये तो है फौरी तौर पे। इसके अलावा जैसे कि आजकल सर्दी के मौसम में बच्चों को नहलाते हैं, ख़तरा होता है कि कहीं बच्चे को हवा ना लग जाए, उसके लिए ये तिब का एक बहुत मशहूर नुस्खा है चुटकी का। इसमें ये होता है कि ये सौंफ है, इनको हम थोड़ा सा बरियाँ कर लेंगे, फ्राई कर लेंगे, और इसके बाद ये जायफल है, इसको हम बरी कर लेंगे, और इन तीनों चीज़ों को बरी करके ना मिश्री इसमें मिला के ये रख लेंगे। जब भी बच्चे को नहलाएं उसको 1 या 2 चूठी चिटा दें, ताकि नहलाने से पहले नहलाकर उसके बाद उसको बच्चे को चिटाएं और कंबल में लपेट के चिटा दें। जायफल, सौंफ और मिश्री, बिल्कुल ठीक है। ये खुश जायका भी है, इसे बच्चे खा भी लेते हैं, और इससे ये होगा कि बच्चे का जो बॉडी टेम्परेचर है वो फौरी नॉर्मल हो जाएगा, और उस पर जो बैरूनी हवा या असरात है वो उसको बच्चे को मुतासर नहीं कर पाएंगे। ठीक है। और इसी तरह बाज़ औक़ात ये होता है कि बच्चों का गला बहुत ख़राब हो जाता है, उनको बलगम, चूँकि बच्चे बाहर निकाल नहीं सकते, उनका इशू होता है, बलगम फंस जाती है, उसके लिए ये अमल तास है। एक तो इतना खूबसूरत दरख्त और उसके इतने खूबसूरत फूल, और उतना ही उसका कुछ इंटरेस्टिंग और यूज़फुल सा। इसके अंदर जो इसके बीज निकाल के इसका गुदा निकालना है, इसको आप यानी 1 चम्मच निकाल के उसको पानी में थोड़ा सा बॉयल कर लें, गाढ़ा सा करके इसमें आप थोड़ा सा शहद मिलाएं और बच्चे को चिटा दें थोड़ा थोड़ा करके। इससे ये होगा कि जितनी बलगम है वो मोशन के रास्ते ईज़िली बच्चों है ना वो खारिज हो जाएगी। बच्चा जो है वो उस तकलीफ़ से जो है बलगम की वो निजात पा लेगा।
बिल्कुल सही। मैं आपके वापस आऊँगी हकीम साहब, अभी मैं ज़रा मासूमा ज़हरा के पास भी आ जाऊँ और यहाँ पे एक डिस्क्लेमर भी देना चाहूँगी व्यूअर्स कि प्लीज़ अगर आपका कोई मेडिकल इलाज चल रहा है, डॉक्टर की प्रिस्क्राइब्ड आपकी मेडिकेशन चल रही है, उसके साथ आप ज़रूर ये नुस्खे और ये डिफरेंट जो हमारी टिप्स हैं उनको ज़रूर फॉलो करें, होम रेमेडीज़ को फॉलो करें, लेकिन आपने डॉक्टर का इलाज डॉक्टर से रुजू करने से पहले नहीं छोड़ना। क्योंकि बात यह है कि आप हकीम के आप हिकमत को फॉलो कर रहे हैं, आप आधा उनका इलाज करें, आधा किसी और का स्टार्ट कर दें, तो वो बात यह है कि फिर पता ही नहीं चलता कि किधर से आपको असर हो रहा है और किधर से नहीं हो रहा। ऑब्वियसली इंसान की प्रायोरिटी होता है बेहतर फील करना, लेकिन ये ना हो कि आप कोई नुकसान कर दें। उसमें ये होता है कि हम कभी कभी ये जो हम आपको ऑन एयर बताते हैं व्यूवर्स, ये ऐसी चीज़ें हैं कि जो हर कोई इस्तेमाल कर सकता है, लेकिन कभी कभी आपको एक प्रॉपर कंसल्टेंसी की ज़रूरत होती है, तो वो भी ज़हन में रखिए कि अगर आपको कोई ऐसा इशू है जो मेजरली क्रॉनिक चल रहा है, तो अपने करीबी किसी हकीम से ज़रूर एक दफ़ा मिल के और वो पता कर लें तो ज़्यादा बेहतर है। अच्छा। जी जनाब, तो आज इम्यूनिटी रेजिंग कहवा भी है ये, और यही जो शांदे के तौर पे अगर खांसी ज़ुकाम हो जाएगा तो भी दिन में 2 से 3 बार इस्तेमाल किया जाता है। लेकिन मैं हमेशा पेशेंट्स को कहती हूँ, कोविड के ज़माने में तो हमने ये बहुत ज़्यादा किया था और बड़ा ये फेमस भी हुआ था कहवा कि इसको आप प्रिवेंशन के तौर पे इसको इस्तेमाल करें। तो इसमें है ये गाउज़ुबान। ग्रुप कौन सी यूज़ कर सकते ये हैं? छोटे बच्चों से लेके बड़े तक। कितने छोटे बच्चे? 2 साल के? न्यूबॉर्न अगर जिस तरह 1 साल का बच्चा है तो उसको 1 ऑंस ज़रूर ये पिला दें दिन में 1 दफ़ा। अब इसी तरह बच्चे बड़े होते जाते हैं तो 2 से 4 1 साल की उम्र से बड़े बच्चे दे को सकते हैं, बिल्कुल दे सकते हैं, क्योंकि इम्यूनिटी ये बेस्ट विटामिन सी मैं आगे बताती जाऊंगी। गाउज़ुबान है, गाउज़ुबान एक ऐसा हर्ब है कि जिसके अंदर आपको ये एंजाइटी को भी कम करता है, ये डिप्रेशन को भी कम करता है, ये आपके मूड एलिवेट करता है। एंड देन फिर इसके साथ है ये उनाब, ये बेस्ट विटामिन सी का सोर्स है, बेहतरीन विटामिन सी आपको उनाब से मिलती है। इसके साथ खत्मी है, खबाजी है, तुलसी है और छोटी इलायची। इन सब चीज़ों को थोड़ा थोड़ा लेके, लेट सपोज अगर 5 उनाब लिए हैं तो ½ टीस्पून खत्मी खबाजी ले लेंगे, थोड़ा सा गाउज़ुबान बीच में डालेंगे, 2 सब्ज़ इलायची ले लेंगे और एक छोटी टुकड़ा जो है मुलट्ठी का, ये डाल के आप 2 कप पानी में डालें, इतना बॉईल करें कि वो 1 कप रह जाए। उसके बाद इसको आप शहद या शक्कर के साथ इस्तेमाल कर सकते हैं डाल के, और ये बेहतरीन इम्यूनिटी रेजिंग कहवा भी बनता है, और प्लस ये वो जो शानदार है जो खांसी ज़ुकाम बुखार के अंदर आपको बहुत फ़ायदा देगा। एंड यही चीज़ है ना कि व्यूअर्स देखिए, जो हम मार्केट से जाके ख़रीदते हैं पैकेट्स, देखिए नो डाउट वो मतलब एलोपैथिक पॉइंट ऑफ व्यू से मे बी दे आर यूजफुल और व्हाटएवर, बट वो भी एक हर्बल चीज़ ही है, हर्बल की कैटेगरी में आती है। तो घर पे अगर आप अपना जो शानदार खुद बना लेते हैं तो शायद वो एक बेहतर ऑप्शन होगा। इकोनॉमिकल बहुत पड़ता है, आपको इकोनॉमिकल पड़ेगा। इसी को अगर आप ज़्यादा पानी में कर देते हैं, थोड़ी सी क्वांटिटी ज़्यादा करते हैं, तो पूरे घर के लिए रात सोने से पहले 1 कप ये कहवा ले लें। उसके बाद जो आपको स्टीम बताने लगी, वेट लॉस में भी हेल्प करेगा। नहीं, वेट लॉस में एज सच नहीं करेगा, ये बेसिकली इम्यूनिटी रेजिंग है। कहवा रात को सोने से पहले लेते हैं तो वेट तो ये डायूरेटिक है, थोड़ा सा वाटर रिटेंशन आपकी बॉडी की कम कर देगा। अच्छा, अब इसके अंदर साथ में अगर इस कहवे के साथ आजकल के मौसम के मुताबिक रात को स्टीम लेने की आदत डाल लें थोड़ी देर के लिए। अगर पूरी तरह से ब्लॉक है, साइनसाइटिस है, हेडेक है किसी को, तो वो तो रेगुलर बेसिस पे ज़्यादा ले लें, लेकिन इस स्टीम को लाजमी लें जिसके अंदर सफ़ेदे के पत्ते और थोड़ी सी कलवंजी और 2 लौंग, इसकी स्टीम तैयार करें, इसको अच्छी तरह से स्टीम लें और उसके बाद ये कहवा पिएं, तो ये आपके लिए बहुत बेहतरीन है। बिल्कुल। और इस किस्म की चीज़ें मेरे ख्याल से इजी टू डू हैं, इजी टू मेक हैं। आपने एक चक्कर लगाना है पंसारी की दुकान पे। अच्छा, बता दें कि इस किस्म की चीज़ें अवेलेबल कहाँ पे होती है? पंसारी की दुकान पे? आम पंसार की शॉप्स पे इजीली मिल जाता है, और हर इलाके में, हर मार्केट में एक पंसारी की दुकान तो डेफिनेटली होती है। आपके किसी भी करीबी मरकज़ से ले लें। आजकल तो बड़े सुपर स्टोर्स पे भी ये सारी चीज़ें अवेलेबल हैं, ऑलमोस्ट सारी चीज़ें अवेलेबल होती हैं। सो बात ये है कि जब ये सारी चीज़ें अवेलेबल भी हैं, आप इनको यूटिलाइज़ भी कर सकते हैं, तो देन व्हाई नॉट यूटिलाइज़ दम रादर दैन वो जो कहते हैं ना कि हम बिला वजह जो है इधर उधर टकरे मार रहे होते हैं, यूट्यूब पे चीज़ें ढूंढ रहे होते हैं कि हम क्या करें। हमारी कोशिश यही होती है कि मॉर्निंग एट होम में आपके साथ वो ऑथेंटिक ट्राइड एंड टेस्टेड चीज़ें शेयर करें जो आप भी जब यूज़ करें तो आपको उसका फ़ायदा हो और आपके सारे घर वालों को। और 1 साल से बड़ी उम्र के बच्चे को आप ये कहवा भी पिला, थोड़ी क्वांटिटी से शुरू करें, और बड़े जो हैं वो फुल कप ले सकते हैं ना। 8 साल तक के बच्चे जो हैं वो आधा कप उनको आप पिला दें। शक्कर या शहद जैसे आप मुनासिब समझे, बेहतरीन है कि शहद का इस्तेमाल हो तो ज़्यादा बेहतर है कि उसमें वैसे ही शफा इतनी ज़्यादा है। बिल्कुल। यहाँ पे छोटी सी ब्रेक की तरफ जाएंगे, ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो अगर हम दिखा सकें तो डॉक्टर फैसल ने अच्छी तरह से
उस बेचारे अदरक का बेड़ा गर्क कर दिया, वो बेचारा सड़ के राख हो गया है। अब ये सड़ के राख हुए हुए हमने जिंजर का क्या करना है, ये हम जानेंगे एक ब्रेक के बाद। जी हाँ, वेलकम बैक फ्रॉम द ब्रेक व्यूअर्स। डॉक्टर फैसल, ये बताइए कि जो आप ये बेचारे अदरक का बेड़ा गर्क कर रहे थे, उसका फिर बना क्या? इसका हमने ये पेस्ट बना लिया। ठीक है, पेस्ट हम डाल देंगे किसी नॉन स्टिक पैन में। ठीक है, और तकरीबन जितना अदरक होगा उसके ही बराबर हमने इसमें डालना है गुड़। ठीक है, ये गुड़ पीस के डाल दिया। ठीक है, अब हल्की सी आंच पे इसको पकाते रहेंगे, वरना ये जलता रहेगा। और जिस वक्त ये इसका पानी खुश्क हो जाएगा, क्योंकि अभी गुड़ भी पानी छोड़ेगा, और जब ये पानी खुश्क हो जाएगा तो ये थोड़ा सा थिक सी एक चीज़ बन जाएगी। अब इसमें जो चीज़ें हमने डालनी है वो साथ डाल देते हैं। ठीक है, इसमें हम डालेंगे, उसमें से टीस्पून लीजिए, टीस्पून ये लें सर। थैंक यू। इसमें अब मैं डाल रहा हूँ तकरीबन आधी चमची मलेठी। ठीक है, आधी चमची इसमें जाएगी ये तुलसी के पत्तों का पाउडर, बेसिल लीव्स का। थोड़ी सी इसमें जाएगी हल्दी। हल्दी भी बाय द वे आपको पता है कि हीलिंग प्रॉपर्टीज़ रखता है। हाँ, और जी, स्पेशली अगर गला ख़राब हो तो अदरक का जो कहवा लोग बनाते हैं, जिसमें अदरक का पीस डाल के बेसिकली उसको बॉईल करके हाफ़ करते हैं, अगर आप उसमें थोड़ी सी ये टर्मरिक डाल दें, हल्दी, तो उसका बड़ा अच्छा रिज़ल्ट आता है। लेकिन मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि फ़्रेश हल्दी अगर आप लोगों को मिल जाए तो उसको यूज़ करें। ये जो मार्केट से मिलती है उसका कोई दीनमान नहीं है, कोई दीनमान नहीं। और आजकल सीज़न में भी है तो आप ताज़ी लेके घर में सुखा लें। अच्छा, ये आखिरी चीज़ इसमें जा रही है काला नमक। मतलब अच्छा भला उसका टेस्ट बनते बनते आपने उसमें लून पा दिया। हाँ, काला नमक डाल के। अच्छा, अब आपको एक चीज़ और बताऊँ कि खांसी जो उनसे होती है ना, कभी कभी आपके हाजमे की ख़राबी की वजह से भी आपको बार बार खांसी हो रही होती है। तो जब आपका हाजमा, ये काला नमक वगैरह सब चीज़ें मिलके आपका हाजमा भी ठीक करेगा, और आपका जो उनसे खांसी का मामला है वो तो ठीक होगा। साथ साथ आपके जोड़ों के दर्द के लिए बहुत अच्छा है, आपके पट्ठों के दर्द के लिए बहुत अच्छा है। और इसकी 1 से 2 गोलियाँ दिखाते हैं बना के कैसे बनेंगी। तो बस आपने 1 से 2 गोलियां मुंह में डाल के चूसनी है और खा लेनी। ये काली गोलियां बच्चा कौन खाएगा? ये बच्चों को दे सकते हैं? हाँ, बिल्कुल दे सकते हैं। इसकी छोटी गोलियां बना के बच्चे खा सकते हैं। उसका भी एक तरीका है कि जिस वक्त आप ये बनाएंगे इसकी गोलियां, तो हकीम साहब के पास मिश्री पड़ी हुई है, मिश्री को पीस लेंगे, उसका पाउडर बनाएंगे और इसके ऊपर उसकी कोटिंग कर देंगे, तो वो थोड़ी सी जो उनसे एक वाइट से लुक उसकी आ जाएगी, ताकि थोड़ा सा वो जो एक डार्क आपको पता है ना, बच्चे घबरा जाते हैं जब इस टाइप का वो कलर। असल में मेरे पास गुड़ भी जो सा है, ये डॉक्टर साहिबा ने मुझे दिया हुआ है, बड़ा अच्छा गुड़, ये पुराना गुड़ है। और ये भी जो सा आप देखें डार्क कलर का ही, तो वो इसलिए जो सा ज़्यादा ब्लैकिश माइल हो गया। तो बस, और उसके अलावा आपने हमें और कोई चीज़ का बताना है? एक चीज़ और बताऊं कि खांसी है और अगर आपको और कोई चीज़ नहीं मिल रही है, लोजेंजेस आपको पसंद नहीं है, तो ये गोंद कीकर होती है, ये घर में ला के रखें, और इसका एक छोटा सा टुकड़ा जो सा है गोंद कीकर का, वो आप ये जैसे ये है, इसको तोड़ लीजिए, और इसका आधा जो सा पीस है ये आपने गोंद कीकर का ये मुंह में रख के चूसते रहिए, तो इंशाल्लाह उससे आपकी फ़ौरी तौर पे खांसी रुक जाएगी। अच्छा फैसल भाई, मैं तब तक हकीम साहब से भी जाके गाइडेंस ले लेती हूँ। जी हकीम साहब, नेक्स्ट आप हमें क्या बताएंगे? नेक्स्ट इसमें यह है कि ये एक सुहागा होता है, ऐसे बच्चे जिनको छाती में बहुत ज़्यादा रेशा जम जाता है, और इवन के वो बच्चे बेचारे बहुत मुश्किल होते हैं। माँ, आपको पता है बच्चों की परेशानी माँ बाप की परेशानी ज़्यादा होती है। बिल्कुल। तो इसका ये होता है कि इसको तवे पे रखे ना, चूल्हे पे, तो इसके ऊपर हम बर्तन रख के जब आग जलाते हैं तो ये खुद इसका पानी खुश्क होना शुरू हो जाता है, कुछ फूलना हो जाता है, जिसे हम फुला भी कहते हैं। जब ये फुला हो जाता है तो बच्चे की उम्र के हवाले से आप, जैसे वो एक माचिस का मसाला होता है ना जी, अगर बच्चा कोई छोटा है उसको उस हवाले से शहद में मिला के या बच्चे को दे दें, और उसके बाद आप उसको लिटा दें। ये देने के बाद कम से कम 2 से 3 घंटे बच्चे को दूध या कोई पानी शानी इस तरह की कोई चीज़ बच्चे को ना दी जाए, तो इंशाल्लाह इससे भी ये होता है कि 1-2 खुराकों से बच्चे की छाती जो है, उसका जिस्म जो है वो पूरी बलगम से साफ़ हो जाएगा, बच्चा जो है वो इजी हो जाएगा। इसके अलावा हमारे यहाँ आमतौर पे ये होता है कि छोटे बच्चे को मसला होता है कि हम कोई चीज़ दें कैसे। अगर बच्चा मदर फीड है
तो वो तमाम चीज़ें जिस तरह के ये एक जोशांदा है, अब इसका जोशांदा बना के बच्चे की माँ को पिलाएं। ठीक है। जब बच्चा पिएगा, जब बच्चा माँ के दूध पिएगा तो वो उस पे भी मुंतकिल एक तरह से उसका मुंतकिल होगा। इसीलिए कहते हैं ना कि अगर बच्चे का गला ख़राब हो या कोई इशू हो तो माँ को भी कहा जाता है कि आप ख़ास एहतियात करें और आप सही चीज़ों का इस्तेमाल करें ताकि बच्चे जो दूध पीता है उसमें कोई ऐसा इशू ना आए। और एक सबसे बड़ी बात जो मैं अपने नाज़रीन को बताना ज़रूरी समझता हूँ कि सर्दी के मौसम में हर आदमी की कोशिश और ख्वाहिश ये होती है कि वो ज़्यादा से ज़्यादा ताकत वाली चीज़ें, ज़्यादा से ज़्यादा गर्म चीज़ें इस्तेमाल करे ताकि जिस्म गर्म रहे। इस दौरान होता है क्या कि जिस्म के अंदर वाटर इनटेक लेवल कम हो जाता है और गर्मी इतनी ज़्यादा हो जाती है कि फिर और ज़्यादा मसाइल जो हैं इस मौसम में वो गर्मी के शुरू हो जाते हैं। बिल्कुल। तो इसलिए हमने ये भी देखना है कि लिक्विड जो है, जैसे ये जूसा है आजकल, मौसमी है, अल्लाह ताला ने एक वो सिस्टम रखा हुआ है ना मौसम का कि अब देखिए सर्दी में मौसमी को रखा हुआ है, तो ये चीज़ें जो हैं वो ये चीज़ें इस तरह आप वाटर इनटेक भी लेंगे, ज़्यादा पानी इस्तेमाल करें ताकि वो स्पाइसी चीज़ें जो मुरगन चीज़ें हमने खाई हैं वो उससे हमारा जिस्म डिस्टर्ब ना हो। और ये खासकर जो माएँ हैं छोटे बच्चों की, उनके लिए तो ये बहुत ज़रूरी होता है क्योंकि बच्चा छोटा होता है वो माँ की किसी भी खाई वाली खुराक का फौरी असर लेता है। अच्छा, और क्या जी हमारे पास और एक ये कहवा है कि अगर खुदा न खास्ता जैसे कि हमने बच्चों के हवाले से है कि अगर बच्चे को खांसी का बहुत इशू है या बच्चे को खुदा न खास्ता वोमिटिंग होनी शुरू हो जाती है, अक्सर बच्चे ये होते हैं खांस के उल्टी करना शुरू वो कर देते हैं, बहुत का बच्चा दूध पीता है तो फौरी वो उलट देता है। तो उसके लिए ये होता है कि एक टुकड़ा आप दालचीनी का लें, एक छोटी इलायची जो इसके 3-4 दाने इलायची के दाने अंदर से निकाल के, काली इलायची, हाँ ये बहुत गर्म होती है, ये जिस्म के अंदर जो ऑक्सीजन इंटेक लेवल है ना उसकी सर्कुलेशन को बहुत बढ़ाती है। ठीक है। तो इसके साथ आप 2 लौंग ले लें, ये पानी में 1 आधे कप में पकाएं, जब पानी 2 चम्मच रह जाए तो उसको उतार के रखें और उसमें शहद मिला के बच्चे को उसकी एज के हिसाब से, अगर बच्चा 2 माह का है तो उसको 4 ड्रॉप्स दे दें, अगर 3 माह के तो 6 ड्रॉप्स, तो इस वाले हाँ जी वो बच्चे को देंगे तो उससे इंशाल्लाह बच्चे की वो वोमिटिंग का मसला, बच्चे का जो डाइजेस्टिव सिस्टम है, और इसके साथ साथ अगर खुदा न खास्ता ज़्यादातर सर्दी में ये वोमिटिंग और जो बच्चे के मोशन वगैरह होते हैं वो सर्दी की वजह से होते हैं, तो जब बच्चे के सर्दी का सिलसिला कवर हो जाएगा तो उसकी वोमिटिंग और उसके मोशन जो है वो खुद ही कवर हो जाएंगे। थैंक यू हकीम साहब, थैंक यू सो मच, इतनी डिटेल में आपने हर चीज़ एक्सप्लेन की। जी, और ये बिल्कुल सही, मैं इनको सेकंड करूँगी हकीम साहब को, इन्होंने इतनी बेहतरीन बात बताई। आपको पता है सबसे ज़्यादा जॉन्डिस के केसेस सर्दियों में हमारे पास आते हैं, मेजॉरिटी बैडली अफेक्टेड विद जॉन्डिस पेशेंट जितने भी हैं ना वो सर्दियों के होंगे, क्योंकि वही बात है कि वो ज़्यादा गर्मी की चीज़ें लेते हैं। अच्छा, सर्दियों का मौसम है और शादी हो और वज़न कम करना हो तो वो भी बहुत ज़रूरी है, तो मैंने कहा कि एक कहवा सर्दियों के हवाले से, वेट रिडक्शन के हवाले से बता दें। ख़ास तौर पे मुरगन ग़िज़ाएँ ज़्यादा खाई जाती हैं और फिर शादियाँ अटेंड की जाती हैं और फिर टेंशन होती है कि आपको सबसे ज़्यादा लोग बीमार ही सर्दियों में होते हैं इस वजह से, क्योंकि शादियाँ अटेंड करते हुए वो इतने एक्साइटेड हो जाते हैं कि भूल जाते हैं कि गर्म कपड़े भी पहनने हैं। सो प्लीज़ जो कपड़े सर्दियों के हैं वो सर्दियों में पहने, जो गर्मियों के हैं वो गर्मियों तक ही रखें तो बेहतर होगा। अच्छा, इसमें हम लेंगे थोड़े से कलवंजी, एक छोटा टुकड़ा दालचीनी का, साथ में 1 लौंग, 2 छोटा पीस है, हाँ, एक कहवे के लिए बहुत इनफ है। ठीक है, साथ में ये 2 आप ले लेंगे सब्ज़ इलायची और लेमन ग्रास के 10 से 12 पत्ते। इसका कहवा बनाइए, 2 कप पानी में डालिए, इतना उबालें कि वो 1 कप रह जाए। डेली सुबह शाम इसको इस्तेमाल करें। थोड़ा सा ख्याल कीजिए अगर किसी को पाइल्स का इशू है तो वो फिर दिन में 1 बार जो है सिनेमन को, ये दालचीनी को डालें, वरना वो नहीं डाले, और इस कहवे को इस्तेमाल करें। ये वेट रिडक्शन के साथ साथ आपके पेट को अच्छी तरह से साफ़ रखेगा, हवा को खारिज करेगा, वाटर रिटेंशन नहीं होने देगा और गर्मी भी पैदा करेगा थोड़ी सी। वंडरफुल। अच्छा, फाइनली एक बात मासूमा जी, जब बच्चों को खांसी आती है और खांसी रुकती नहीं है उस वक्त माँ बाप बहुत पैनिक कर जाते हैं। आप समझ रहे हैं, खांसी 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 के बारे होते हैं, मतलब आप समझ रही हैं, उसका क्या करें? देखिए, एक सबसे आसान चीज़ है, शहद हर घर में होता है, शहद, हल्दी और काली मिर्च, इसको फौरी तौर पे घोल के बच्चे को चटा दें तो वो एकदम से खांसी को कंट्रोल करेगा। चटाना है, वही वाली बात जो भी थोड़ी देर पहले डॉक्टर इरफान के साथ मैंने आप लोग के साथ शेयर की कि ये नहीं करना कि आप मतलब खिला दें ज़्यादा, ये मतलब 1 टेबल स्पून खिला देते, टीस्पून पूरा का पूरा खिला देते हैं, वो बच्चा उसकी वो जो उसके अंदर से जो चीनी का एलिमेंट होता है, बिकॉज मीठी होती है ना, तो वो और ज़्यादा बच्चे को खांसी कराता है। तो चटाना है, इसको खिलाना ही नहीं है, मतलब बहुत थोड़ा सा उसको चटा दें और ठहर ठहर के बार बार उसको थोड़ा चटाते रहें। 2 से 3 दफ़ा करेंगे तो बेहतर होगा। साथ में डॉक्टर फैसल ने जो टैबलेट्स बताई हैं ये बेहतरीन है, थोड़ी सी तोड़ के उसके मुंह में रख दें। अगर बहुत ही बच्चा छोटा है तो शहद, हल्दी और काली मिर्च इसको इकट्ठा दे दें।
बिल्कुल सही। अच्छा और बताऊं आपके पास आ जाते हैं क्योंकि वो एक और टिप भी बता दें और हम वो टैबलेट का भी करते थे क्योंकि आप लोगों का हमने मैसेजेस भी, हाँ खुशबू भी अच्छी आ रही है, खुशबू भी अच्छी आ रही। फौरी तौर पे खांसी रोकने के लिए वो होते हैं ना, एक हमारी वेपर अब आती है रेडीमेड, वो पाँव के तलवों पे लगा दें, इंस्टेंटली आपके बच्चे की जुन से वो खांसी रुक जाती है। मगर उससे गर्मी बहुत ज़्यादा नहीं पैदा होती? हल्की सी, इतनी सी, बिल्कुल आपने तलवे पे लगानी है। अच्छा अब ये हमने जैसे कि पीसेस रख दिए, ठीक है, अब हाँ, इनको हमने सूखने देना है, लाइक ठंडा होने देना है, क्योंकि ये अभी देखें ना, ये देखें इसके अंदर वो स्टिकीनेस है। आप इसको ठंडा होने दें, उसके बाद आपने भी एक दफ़ा बताया था कि कॉर्न स्टार्च में अगर इसको टॉस कर दें तो वो चिपकते नहीं है एक दूसरे के साथ, जिसको हम कॉर्नफ्लावर भी कहते हैं, लेकिन ऑब्वियसली उससे भी थ्रोट में इश्यूज हो सकते हैं। तो बेहतर ये जैसे मैं बता रहा हूँ कि मिश्री को पीस के रख लें, मिश्री के अपने भी फ़ायदे हैं और वो उसको जो सा चिपकने से भी रोक देगा। ठीक है, वंडरफुल। तो ये हमारी गोलियाँ तैयार हो गई। अच्छा आप फाइनली हमारे व्यूअर्स को क्या कहना चाहेंगे? अच्छा ये बता दें, आपने हमारी ये यखनी भी ऑलमोस्ट तैयार है, तकरीबन तैयार है। इसके अंदर बस हमने नमक, इसका फैट आ गया ऊपर, तो इसका मतलब है कि क्या ये फैट हमने उतारना होता है? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। ये फैट जो सा है, अगर हम इसका टेक्निकली देखें तो इसमें अगर हम थोड़ी सी हड्डियाँ डाल दें और वो डाल दें तो ये हमारा बेहतरीन ग्लूकोसामीन का सप्लीमेंट बन जाता है। और ग्लूकोसामीन जो सी है वो इस वक्त इंटरनेशनली जोड़ों के दर्दों के और बाय द वे बहुत अच्छी खुशबू आ रही है यखनी से। जो लोग सोचते हैं ना कि मतलब मछली की हमने यखनी बनाई है तो वो बदजायका होगी या उसकी स्मेल होगी, ऐसी कोई बात नहीं है। आप जब इसके अंदर लहसुन और अदरक डाल देते हैं, प्याज डाल देते हैं, डिफरेंट जो ड्राई मसाला जार डाल देते हैं तो उससे बड़ा फ़र्क पड़ता है। मगर ये इसको मछली को जब भी लाते हैं तो नमक से जब अच्छी तरह धो लेते हैं तब भी उसकी स्मेल काफ़ी हद तक ख़त्म हो जाती है। अच्छा हमारी आप क्या व्यूअर्स को पैगाम देना चाहेंगे? बस यही कि सर्दियों में अपनी डाइट का ज़रूर ख्याल रखें, अपनी हाइड्रेट होने का ख्याल रखें कि आपकी बॉडी डिहाइड्रेट ना हो, जैसे हकीम साहब ने बताया और डॉक्टर साहबा ने बताया। डाइट जो उनसे ना वो बहुत इम्पॉर्टेंट है। आप अगर डाइट आपकी अच्छी है तो आपकी इम्यूनिटी अच्छी है, तो फिर आपको जितने भी वायरल इन्फेक्शंस होते हैं इससे आपको अगर हो भी जाएंगे तो उसकी इंटेंसिटी, उसकी शिद्दत जो उनसे वो उतनी नहीं होगी। तो इसलिए बेहतर यह है कि अपनी इम्यूनिटी को, अपने क़ुव्वत मुदाफ़ियत जिसको हम कहते हैं, उसको बेहतर से बेहतर करें तो इंशाअल्लाह सर्दियाँ अच्छी गुजर जाएंगी। सर्दियाँ अच्छी क्या अमेजिंग गुजर जाएंगी। पहले हर कोई सर्दियों के बारे में एक्साइटेड होता था कि वो सर्दियों का मौसम आएगा, ये करेंगे वो करेंगे। अब तो लोग यही सोच रहे होते हैं कि हम अपने साह को किस तरह, साह में साह किस तरह रखें। जी हकीम साहब आप क्या मशवरा देंगे क्लोजिंग में? मेरा मशवरा अपने नाज़रीन को यही है कि एहतियात ही इलाज, ये सबसे अच्छा और बेहतरीन उसूल है। अगर हम अपनी ग़िज़ा मुतवाज़न कर लें, उसमें कभी जो है ना जी, वो हमारा जिस्म जो है, जो हमारे जिस्म की ज़रूरत है, अगर हम ये समझ लें कि मेरे जिस्म को कितना लिक्विड चाहिए, कितना सॉलिड चाहिए, कितनी मुझे स्पाइसेस लेनी है, अगर ये चीज़ें हम उसको तवाज़न कायम कर लेंगे तो मेरा ख़्याल है तवाज़न जो है ग़िज़ा का, यही सेहतमंदी की सबसे बड़ी अलामत है और यही सबसे बड़ा सबूत है। बल्कि आपसे ये बात करते हुए जहन में ख्याल आ रहा है कि एक प्रोग्राम हमें विंटर में बैलेंस डाइट पे करना चाहिए कि सर्दियों में अगर हमने अपनी डाइट को बैलेंस पे लेके आना है तो वो तरीका क्या है। मसला पता है क्या है हकीम साहब, आजकल हम लोग सारे जो है ना वो इतने ज़्यादा डाइटिंग के शौकीन हो गए हैं कि ख़ुद भी डाइटिंग की चीज़ें खाते हैं, बच्चों को भी फिर डाइटिंग की चीज़ें खिलाते हैं, जिसकी वजह से बच्चों की आदतें बहुत ज़्यादा बिगड़ जाती हैं। या अपनी डाइटिंग के खाने पर इतनी तवज्जो देते हैं कि बच्चों को फास्ट फूड दे के। और बात यह है कि जब बचपन से सुनते आ रहे हैं कि अगर बच्चों की तबीयत ख़राब है तो उनको तली हुई ज़्यादा चीज़ें ना दें, दूध वाली चीज़ें इतनी ना दें, बादी चीज़ें ना दें जिससे बच्चे, बट क्योंकि इतना हम बच्चों को फास्ट फूड, बर्गर्स, पिज़्ज़ाज़ की तरफ ले जा चुके हैं कि वो खाते ही और कुछ नहीं है। बिल्कुल ऐसे मैं पेरेंट्स आपकी बात सेकंड करूँगा कि हमारे माशरे में जो टोटकेबाजी है ना जी, कि अगर मुझे एक चीज़ से फ़ायदा हो गया तो मैंने सबको बताना है। बेसिकली हमारे माशरे की सबसे बड़ी बीमारी ये टोटकेबाजी है कि हम किसी रेलेवेंट पर्सन से जो क्वालिफाइड है हम उससे पूछने का गवारा ही नहीं करते। हम बेहतरीन जूता लेते हैं, बेहतरीन लिबास खरीदते हैं, लेकिन जब सेहत की बारी आती है हम कहते हैं कि चलते चलते हमें कोई टोटका बताए, जादू की छड़ी और हम ठीक हो जाए। और ये वो जो सोच है, यही हमारे माशरे की वो बीमार सोच है जिस वजह से हमारे जिस्म भी बीमार है। जब आपका जिस्म बीमार होगा रूह भी बीमार होगी, रूह बीमार है आपकी सोच भी बीमार है। बिल्कुल जी जुगन, मैं हमेशा व्यूवर्स को हमेशा कहती भी हूँ और इंडोर्स भी करती हूँ इस बात पे कि कुदरत से सीखें, कुदरत हमें क्या सिखा रही है। सर्दियाँ हमें हाइबरनेशन सिखाती हैं, अपने वक्त को महदूद करके अपनी फैमिली के साथ बेहतरीन टाइम को स्पेंड करें। यही वो टाइम है बेहतरीन जो इंटरमिटेंट फास्टिंग का टाइम भी है।
आपके नींद ज़्यादा से ज़्यादा, सर्दियों में नींद को बहुत ज़्यादा पूरी करें। वैसे भी दिन रात जल्दी हो जाती है। सर्दियाँ बेहतरीन टाइम है अपने, ये जो सब लोगों को जिनको वेट के इश्यूज हैं, जो तंग है कि हम एक्सरसाइज नहीं कर पाते, गर्मी होती है, सर्दी में तो किसी के पास ये बहाना नहीं है। इवन इन कराची इतना अच्छा मौसम हो जाता है शाम के वक्त कि भाई आप निकलें, थोड़ी चहलकदमी करें, बिल्कुल अपनी चहलकदमी स्मॉग से बचने का मतलब मास्क पहन के निकले। पहले भी तो हम निकलते ही थे ना कोविड में इस तरह। बिल्कुल ऐसे। तो अपना ख्याल रखें इस तरह कि सूरज के साथ उठें और सूरज के साथ सोएं। जैसे सूरज गरूब हो जाए कोशिश करें कि अपने घर को, हम हमेशा कहते हैं वेद में तो ये कहा जाता है कि ये वो बेस्ट टाइम है जो आपका फैमिली टाइम है। सर्दियां हाइबरनेशन यानी खामोशी, लेकिन अनफॉर्चुनेटली हमारी ये सोशलाइजेशन का टाइम सबसे हेवी टाइम है ये। तो कोशिश काम के पॉइंट ऑफ व्यू से भी मीडिया वाले तो हम लोगों का तो कीमा निकल जाता है। बिल्कुल ऐसा ही है। तो अपना इसका ख्याल रखें और घर वालों का भी ख्याल रखें। यही तो बात है व्यूअर्स, जान है तो जहान है। हम लोग बॉदर नहीं करते उन सब इम्पोर्टेंट चीज़ों के साथ जो हम बचपन से सुनते हुए आ रहे हैं। बचपन से हमें इस बात का पता है कि भाई अपने आप को सर्दी में वार्म रखना है, ये एक बड़ी बेसिक बात है, और छाती को गर्म रखना है, और सॉक्स ज़रूर पहनाने हैं, सर पे टोपी ज़रूर पहनानी है, और अगर हो सके तो ग्लव्स का भी इस्तेमाल करें। क्यों? क्योंकि हाथों से सर्दी बाहर, मतलब हाथों से आपकी हीट बाहर निकलती है, पाँव से भी आपकी हीट बाहर निकलती है। सेम थिंग विद योर हेड। एंड द फैक्ट इज़ चेस्ट को वार्म रखेंगे तो बहुत सी बीमारियों से बच जाएंगे। तो ये कुछ ऐसी बेसिक चीज़ें हैं। आजकल क्योंकि स्मॉग का इशू है, ये हमारे बचपन में इश्यूज़ नहीं थे, बट मुंह को कवर करके तो बच्चों को बाहर निकाल सकते हैं ना। तो मुंह को कवर करके निकाल। चीज़ और कवर करती जाऊँ कि एक्यूपंक्चर में हमारे यहाँ गेटवे ऑफ कोल्ड है, दैट इज़ GB20, यहाँ पे कानों के पीछे पॉइंट। तो अगर आपने ये जगह कवर कर लिया है, स्कार्फ एक ले लिया है, तो आप वैसे ही सर्दी से बहुत जल्दी बचे रहे। और यही तो चीज़ें हैं, वेरी वेरी सिंपल, वेरी वेरी बेसिक थिंग्स। आज 3 एक्सपर्ट्स ने इन देयर ओन फील्ड्स हमें गाइड किया कि ये चीज़ें आप कर सकते हैं। इन तीनों का बहुत शुक्रिया, और उसके ऑफ कोर्स डॉक्टर इरफान का भी बहुत शुक्रिया कि उन्होंने भी हमें आके गाइड किया एलोपैथिक पॉइंट ऑफ व्यू से। लेकिन व्यूअर्स, एलोपैथी, होम्योपैथी, वेद, चाइनीज़ मेडिसिन, TCM, एलोमेनोपी, XYZ, जितनी चीज़ें आपने करनी है कर लें, लेकिन आप एहतियात नहीं करेंगे और प्रिवेंशन की तरफ नहीं जाएंगे तो कुछ नहीं होगा। यहाँ पे हम अपने शो को कंक्लूड करेंगे। ज़िंदगी रही तो कल फिर मुलाकात होगी। अपना ख्याल रखिएगा। खुदा हाफिज़।